आपको क्यों लगता है कि हमें हिमाचल के तर्ज का भू कानून चाहिए या स्ट्रिक्ट लैंड लॉ होना चाहिए? किसी भी चीज़ में बहुत स्ट्रिक्टनेस तो कभी भी नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि इसके बेनिफिट हमारे राज्य को क्या मिल रहे हैं, हमारे जो उत्तराखंड वासी हैं उनको क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, उनको क्या कैसे इसका लाभ मिल रहा है। एक एसडीजी इंडेक्स इंडिया को लेके भी एक खबर आई थी, उसका बड़ा प्रचार प्रसार हो रहा है कि साहब हम नंबर 1 हैं, ऑलमोस्ट केरला के आसपास हैं हम हैं। उत्तराखंड जैसा छोटा राज्य और उसने केरला, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश जो हमारा पड़ोसी है उससे भी हम लोग आगे आ गए हैं, तो ये बड़ा अचीवमेंट है। लोगों को हम कैसे मोटिवेट करें, कैसे बताएं कि भाई ये ऐसा नहीं कि आपको सरकार में ही नौकरी मिलेगी या आपको कोई बड़ा काम ही शायद मिल जाए। आपकी एजुकेशन अगर आपने आईटीआई किया हुआ है या आपने पॉलिटेक्निक की है तो आप हो सकता है इन सब कामों में आपको आगे आना चाहिए। तो केवल वाइट कॉलर जॉब ही अवेलेबल नहीं है। तो एक माइंडसेट जो है कि हमें वाइट कॉलर जॉब मिलेगा। देखिए मिलेट का मार्केट में आप जान ही रहे हैं कि इस वक्त पूरी डिमांड है, जितना भी आप शहरी क्षेत्रों में जाएंगे। है कहाँ मिलेट हमारे पास? आपको लाना है ना, इसीलिए मिलेट मिशन चल रहा है। मिलेट बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जितनी मिलेट की आवश्यकता उतना मिलेट तो है ही नहीं, परंतु मिलेट मिशन इसीलिए चलाने की बात कही गई है। जो आपके जो मसाले होते हैं, चाहे वो हल्दी हो, अदरक हो या अन्य चीज़ें हों, तो वो भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण होता है जानवरों से, क्योंकि जानवर उसको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है। स्पेशली बंदर तो बिल्कुल ही नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो इस तरीके की चीज़ें सोची गई हैं, इस तरीके की चीज़ें कि उनको कैसे इस तरीके की फसलों को लिया जाए जिसमें जानवर के माध्यम से भी नुकसान जो है वो कम पहुँचे या ना पहुँचे, ये भी देखा जा रहा है। एजुकेशन का निवेश वास्तव में जो है जो भी आप देखें, चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज़ को देखें या और अन्य उनको देखें, तो एजुकेशन में सबसे ज़्यादा निवेश किया जाता है और करना भी चाहिए। जहाँ तक सवाल हमारे राज्य का जो आपने डेटा दिया या अन्य राज्यों का भी डेटा दिया, देखिए क्वालिटी एजुकेशन केवल हमारे ही राज्य का नहीं, ये लगभग सभी जगह का एक बड़ा इशू है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग का पॉडकास्ट। मैं हूं रमेश भट्ट। पॉडकास्ट में आज हम बात करेंगे हाल ही में जो पीरियोडिक लेबर सर्वे आया, उसमें उत्तराखंड में जो बेरोजगारी दर है वो घटी है, इस बात के संकेत दिए गए। साथ ही उत्तराखंड नंबर 1 राज्य बना है जब एसडीजी की बात आती है। और हमारी अर्थव्यवस्था किस तरह से काम करती है, हम आने वाले भविष्य में जॉब कहाँ क्रिएट कर सकते हैं, हमें किन सेक्टरों पे फोकस करना होगा और खासकर अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, इन सभी पे बात करने के लिए हमने आज बहुत ही खास मेहमान को अपने पॉडकास्ट में बुलाया है। सेतु के निदेशक, मैं सेतु के बारे में बता दूं, जैसे केंद्र में नीति आयोग है उसी तर्ज पे उत्तराखंड में सेतु आयोग बना है, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। उसके निदेशक मेरे साथ मौजूद है मनोज जी। बहुत धन्यवाद आपका नमस्कार पॉडकास्ट में आने के लिए। तो जब ये पीएलएस की रिपोर्ट आई थी और उसमें ये कहा गया कि साहब 15 से 29 एज आयु वर्ग के बच्चों में अगर हम देखें, युवाओं में 4.4% आपकी बेरोजगारी दर घटी है। तो ज़्यादातर मैं सोशल मीडिया में कमेंट्स देख रहा था कि वो मतलब कह रहे थे कि साहब ये आंकड़ेबाजी होती रहती है लेकिन बेरोजगारी तो बहुत है। थोड़ा आप बता सकते हैं कि ये किस तरह से ये रिपोर्ट्स आती हैं और आपने क्या एनालाइज किया है, कैसे हम सेक्टर वाइज देख सकते हैं कि वाकई इस रिपोर्ट के हिसाब से बेरोजगारी दर घटी है? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने कि जो पीएलएफएस का जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है, ये हर साल भारत सरकार जो है इस को अक्रॉस द स्टेट, पूरे भारत में सभी स्टेट के लिए रिलीज़ करता है। और ये बड़ा अच्छा आंकड़ा आया है। बेरोजगारी की दर जो यहाँ कम हुई है 15 से 29, या ओवरऑल भी अगर आप देखेंगे सब में कम हुई है। जहाँ तक सर्वे का सवाल है, बड़ा साइंटिफिक मेथड होती है इसकी। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई हर स्टेट अपने अपने हिसाब से कर रहा है। एक साइंटिफिक मेथडोलॉजी होती है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उसके जो स्टैटिस्टिशियन हैं वो सारे उसकी मेथडोलॉजी को बनाते हैं और उसी बेसिस पे ये हर साल सर्वे होता है। तो इसलिए डेटा ऐसा नहीं कि कोई डेटा अपने आप से उसको तैयार कर दिया गया, उसकी एक सैम्पल डिज़ाइन होती है, सैम्पल सर्वे किया जाता है और जगह जगह जा कर के ये डेटा कलेक्ट किया जाता है और उसके बेसिस पे ये सारे रिजल्ट निकलते हैं। और जहाँ तक आपने बताया कि बेरोज़गारी की दर में कमी आई है, डेफिनेटली, और इसका इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे जी, केवल बेरोज़गारी ही को मत देखिए, आप इकोनॉमी को भी देखिए। आप अगर देखेंगे हमारी आर्थिकी में भी उसी तरीके की बढ़ोतरी हुई है। तो हमने जो अपना सशक्त उत्तराखंड अभियान चलाया था 2021-22 में, ये अभियान चला था, 2 साल लगभग होने जाएंगे, 20-21 महीने उसको हो रहे हैं। तो उसमें 1.3 टाइम्स हमारी इकोनॉमी में बढ़ोतर हुआ है, इकोनॉमी का जो साइज है। तो वो जॉब में दिख रहा है, डेफिनेटली, इसीलिए मैं उसको कह रहा हूँ कि वो सपोर्ट करता है, पूरा का पूरा वो उसको सपोर्ट करता है।
अगर आप देखेंगे, हमने एनालाइज़ किया, जैसा आपने कहा कि इसको देखें आपने क्या एनालाइज़ किया, तो हमने इसको एनालाइज़ किया, हमने सेक्टर वाइज देखा। इकोनॉमी के 3 मेजर सेक्टर होते हैं, आपको पता ही है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। उसके भी अंदर अगर हम प्राइमरी कहेंगे तो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर आ जाएगा, फॉरेस्ट्री आ जाएगा, एनिमल हस्बेंड्री आ जाएगा। सेकेंडरी कहेंगे तो फिर उसमें इंडस्ट्री का हिस्सा आ जाता है, कंस्ट्रक्शन का हिस्सा आ जाता है, वाटर पावर आ जाती है। ऐसे टर्सरी में जितने भी हम सर्विस बिजनेस करते हैं, तमाम ये सारी चीज़ें, चाहे वो टूरिज़्म हो, होटल रेस्टोरेंट हो, ये तमाम चीज़ें उसमें आ जाती है। हमने उसको कोरिलेट किया, देखा कि ये हम जो इकोनॉमी बढ़ी है और जो ये एम्प्लॉयमेंट जो हमारा बढ़ा है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है, इसको कोरिलेट करें तो इंटरेस्टिंग फिगर आए। तो देखिए वो पूरा सपोर्ट करते हैं। जैसे हमारा होटल एंड रेस्टोरेंट एक हमारा सब सेक्टर होता है जो टूरिज़्म को सपोर्ट करता है। टूरिज़्म बढ़ेगा तो होटल एंड रेस्टोरेंट में स्वाभाविक लोग आएंगे, तो उसमें शेयर भी बढ़ा है इकोनॉमी में और रोज़गार भी बढ़ा हुआ है। तो सीधे सीधे उसने बता दिया, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले सालों में टूरिस्ट की बहुत संख्या हमारी, चाहे वो चार धाम का टूरिस्ट हो, चाहे वो अन्य हो, काफ़ी बढ़ोतरी हुई है राज्य में। हमारी कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा लोग एक प्रकार से लोग यहाँ आए हुए हैं। तो उसने पूरा सपोर्ट कर दिया उसको कि आपका शेयर बढ़ा इकोनॉमी में, साथ ही साथ उसका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ। ऑब्वियसली आप देखेंगे जब टूरिज्म एक्टिविटी बढ़ेंगी तो होटल्स भी नए बने, कुछ मोटर्स बने, कुछ ढाबों में लोग लगे, कुछ ट्रांसपोर्टेशन में भागीदारी हुई, तो वो आपको हमें दिखाई दिया। सेकेंड, हमें इंडस्ट्री में दिखाई दिया। इंडस्ट्री सेक्टर में हालांकि शेयर नहीं बढ़ा है, लेकिन पिछले साल से हम देखेंगे तो ग्रोथ बढ़ गई। अब जब ग्रोथ बढ़ी तो स्वाभाविक ग्रोथ डायरेक्टली ऐसे तो बढ़ेगी नहीं, इसका मतलब प्रोडक्शन बढ़ा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, प्रोडक्शन बढ़ा है, लोग जुड़े हैं उसके अंतर्गत। तो वहाँ पे हमने देखा कि वो भी उसको डायरेक्टली कोरिलेट करता है। तो वो भी चीज़ उसमें दिखाई दी कि इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर भी हमारा एम्प्लॉयमेंट नंबर 1 पे, नंबर 2 पे वो भी अच्छा निकल करके आया है। तीसरा अगर आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है हमारा, जो निर्माण का सेक्टर होता है, जिसमें चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का निर्माण हो, पब्लिक सेक्टर के निर्माण हो, उसमें रोज़गार की बढ़ोतरी हुई है। जो भी कंस्ट्रक्शन, चाहे वो रियल एस्टेट का आप देख रहे होंगे कि जो बिल्डिंग्स बनती हैं, या पब्लिक सेक्टर में जो बड़े बड़े हमारे काम हो रहे हैं, उन सब का को हम देखते हैं पिछले कई सालों में नए नए काम निकल करके आए हैं, तो उसमें रोज़गार की बढ़ोतरी दिख रही है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट और जो है वो है जो सरकार की स्कीम है, वो भी हमने देखा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसे हम कहते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी हमारा बढ़ोतरी हुई है। स्पेशली जो सरकारी नौकरियां जो इस सरकार ने इस बीच में जो दी हैं या हुई हैं, उसमें भी देखिए रोज़गार दिख रहा है और शेयर भी दिखाई दे रहा है इकोनॉमी में बढ़ा हुआ। तो ऐसा नहीं है कि इसको अपने मन से किसी ने बना दिया है। अच्छा। तो वो आप देखें तो पूरा कोरिलेट कर रहा है, यानी आंकड़े क्रेडिबल हैं। डेफिनेटली आप उसको कोरिलेशन देखिए, उसका इकोनॉमी का सीधे एम्प्लॉयमेंट से सीधे रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। एक एसडीजी इंडेक्स इंडिया को लेके भी एक खबर आई थी, उसका बड़ा प्रचार प्रसार हो रहा है कि साहब हम नंबर 1 हैं, ऑलमोस्ट केरला के आसपास हैं हम हैं। तो अगर हम ओवरऑल सेक्टर वाइज भी देखें तो इस पे कितनी सच्चाई है कि हम लोग किस तरह से ग्रो कर रहे हैं, किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं? देखिए ये भी आपका अच्छा प्रश्न है। और केरला के बराबर क्या, अगर आप रैंक में देखेंगे तो हम केरला से ऊपर हैं। बिल्कुल। मतलब अगर आप फर्स्ट में देखेंगे, दोनों स्टेट फर्स्ट आए हुए हैं, लेकिन हमारी रैंकिंग नंबर 1 है। उसके बाद फिर केरला रैंकिंग में नंबर 2 है, हालांकि फर्स्ट आया है। तो ये एक बड़ा मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मतलब हम उत्तराखंड जैसा छोटा राज्य, और उसने केरला, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश जो हमारा पड़ोसी है, उससे भी हम लोग आगे आ गए हैं। तो ये बड़ा अचीवमेंट है। और अगर पिछले कुछ सालों से अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं कि हम अचानक फर्स्ट आ गए हैं। हमने लगातार एक प्रोग्रेस जो है वो एक कंसिस्टेंटली प्रोग्रेस की है। हम लोग पहले जो पहला इंडेक्स निकला था उसमें हम 10वें स्थान पे थे। जो दूसरा इंडेक्स 19-20 में आया था उसमें हम 9वें स्थान पे थे। फिर जो लास्ट 21-22 में इंडेक्स आया उसमें हम 4थे स्थान पे थे। तो आप देखिए हम धीरे धीरे बढ़ते रहे आगे को, और आज हम लोग फर्स्ट स्थान पे हैं। तो देखिए ये भी आपको ये दिखाता है, आपका इसका भी रिलेशनशिप अगर आप देखें इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट से जो हम जोड़ रहे हैं, तो आपकी प्रोग्रेस कहीं ना कहीं कोई जो इंडेक्स में वो आपको साफ साफ दिखाई दे रही है। तो ऐसा नहीं कि इसको कोई अपने मन से बना लिया गया है, तो वो भी आपको वो भी डायरेक्टली कहीं ना कहीं से उसकी रिलेशनशिप दिखाई दे रही है। तो ये बिल्कुल बड़ा अचीवमेंट इसको हम मानते हैं। हालांकि चुनौती भी है, बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि उसको सस्टेन करना अपने आप में चुनौती भी है। लेकिन जिस तरीके से प्लानिंग चल रही है, पॉलिसीज़ आ रही हैं, जो सरकार के जो एजेंडा हैं, वो उस हिसाब से हमें लगता है कि वो सब चीज़ें हम लोग इसको सस्टेन करने में ज़रूर कामयाब होंगे। आपने बात की कि ग्रोथ बढ़ रही है, ये रेवेन्यू पे रिफ्लेक्ट नहीं दिख रही है इतनी ज़्यादा कि इन टर्म्स ऑफ राज्य के अपने सोर्सेज से कितना हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं, वहाँ कोई बहुत बढ़ोतरी होती नहीं दिखाई दे रही है। तो ऐसा क्यों होता है कि
क्या, या दो बातें हो सकती हैं, या हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इसलिए हम बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, या हमारे पास रिसोर्सेज तो हैं बट हम 100% उससे आउटपुट नहीं ले पा रहे हैं। क्या है इसमें सच्चाई? नहीं, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, छोटा राज्य है, रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं, हम बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज बढ़ाने का स्कोप भी नहीं दिखाई देता है। मतलब हमारे लिमिटेड ही जनरली राज्य सरकारों के बहुत ज़्यादा, स्पेशली हमारे जैसे राज्य के कोई ऐसे हमें आपको वो दिखाई नहीं देंगे कि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हमारे पास होंगे। परंतु अगर आप पिछले कुछ सालों से देखें या इस साल विशेष रूप से देखें, हमारे जो अपने स्टेट के रेवेन्यू रिसोर्सेज हैं उसमें ही इनिशियल क्वार्टर में ही हमारी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई। चाहे वो माइनिंग का देख लीजिए आप, माइनिंग को अगर देखेंगे तो एक जो रिफॉर्म्स इसमें लेके आए हैं उसका इम्पैक्ट दिखाई दिया है, तो उसमें रिसोर्स हमारा बढ़ा हुआ है। आबकारी एक्साइज में हमारा बढ़ा हुआ है। तो हमारे नॉन टैक्स रेवेन्यू हैं वो उसमें अच्छी बढ़ोतरी हुई है। हाँ, इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि उस लेवल पे राज्य के रिसोर्सेज नहीं हैं जितना जिस हिसाब से हम आगे ग्रो कर रहे हैं, परंतु सेंट्रल की जो असिस्टेंस मिलती है वो भी आपको पता ही है, जो फाइनेंस कमीशन की जो ऑलमोस्ट 55% के आसपास उसमें है हमें टोटल। अच्छा खासा हमें मिल ही जाता है, उसमें कहीं हमें दिक्कत नहीं होती है। तो रेवेन्यू का बढ़ना और रेवेन्यू जो अभी हमारे पास है उसके हिसाब से तो स्थिति कोई बिल्कुल सही चल रही है। और हम लोग आगे विशेष रूप से कैपिटल एक्सपेंडिचर को जो हम देखते हैं, SAS जो हमारा स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट जो दिया जाता है कैपिटल, उसमें हमें जो धनराशि मिल रही है उसका बहुत बड़ा योगदान है। ये चाहे इकोनॉमी को बढ़ाने में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हो, वो हमें हमारा एक बड़ा योगदान उससे हमें मिल जाता है। तो रिसोर्सेज स्टेट के जो मैं समझता हूँ कि अगर ओवरऑल आप उसको देखेंगे, उसका ट्रेंड देखेंगे तो वो बढ़ता हुआ ट्रेंड ही मिलेगा, क्योंकि हैं लिमिटेड रिसोर्सेज, ये भी आप जानते हैं। हमारे पास लिमिटेड ही साधनों पे हमें उन व्यवस्थाओं को करना है। हालांकि उसके लिए हम लोग अभी फिर से ये देख रहे हैं कि और क्या क्या संसाधन जुटाए जा सकते हैं, इस पर भी ऑलरेडी काम चल रहा है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो, लेकिन अगर आप देखेंगे कैपिटल फॉर्मेशन भी के लिहाज से भी अगर आप देखेंगे तो मैं देखता हूँ कि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है वहाँ पर अभी भी हम बहुत पीछे हैं, जबकि जनसंख्या का दबाव सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में ही है। तो अगर हम प्राइमरी सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करके वहाँ पर ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन नहीं करेंगे तो जो कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ा गैप जो है वो आबादी के बीच में शुरू हो जाएगा। उस पे आप देख रहे हैं कि इस पे कुछ हम लोग कर रहे हैं? बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है, आपने और अच्छा पॉइंट पकड़ा है। क्योंकि जब हम प्राइमरी सेक्टर को देखते हैं तो उसका जो GDP में योगदान है ना, वो 9 से 10% के बीच में दिखाई देता है। और उसमें जो एम्प्लॉयमेंट दिखाई देता है, जो लोग जुड़े हुए हैं उससे, जो लोग लगे हुए हैं, वो करीब करीब 42-43% दिखाई देता है। तो 9-10% का जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है उसमें 42-43% एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि लोग डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है। एक प्रकार से वो जितना एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए उस हिसाब से उनको वो पैसा नहीं मिल रहा है। तो ये अपने आप में चैलेंज है। फिर आपने बात की कैपिटल फॉर्मेशन की, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्योंकि इस राज्य के लिए अगर हम कैपिटल फॉर्मेशन प्राइमरी सेक्टर में कहते हैं तो सबसे अच्छा कैपिटल फॉर्मेशन बागवानी है। क्योंकि जो हॉर्टिकल्चर के बगीचे जो हैं वो इट कम्स अंडर द कैपिटल फॉर्मेशन, वो कैपिटल फॉर्मेशन के अंतर्गत ही आता है प्राइमरी सेक्टर का जो कैपिटल फॉर्मेशन है। तो वो एक बड़ा इशू है। और जो सरकार अपनी पॉलिसीज़ लेके आई हैं, जैसे एप्पल मिशन चल रहा है, कीवी मिशन की बात हो रही है, मिलेट मिशन हो रहा है, ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट मिशन राज्य सरकार ने चलाए हैं। तो इसका इम्पैक्ट अभी आप कुछ समय बाद देखिएगा जो आपको नज़र आएगा। क्योंकि अभी आप कई एग्जांपल देख सकते हैं, चाहे वो आप चंपावत जाइए, आप रानीखेत साइड में जाइए, द्वाराहाट साइड में जाइए, जो हाई डेंसिटी एप्पल चला है, या बागेश्वर साइड में ऊपर जाइए तो वहाँ आपको कीवी का जो हम 3-4 साल पहले कीवी का नाम नहीं सुनते थे इस राज्य में। तो कीवी का उत्पादन होना और उसका कीवी मिशन के रूप में आगे बढ़ना, ये एक अच्छा संकेत है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले कुछ समय बाद जब इसकी फाइनल पॉलिसीज़ वगैरह जो हमारी आनी है या जो रुकी हुई हैं, वो सब पॉलिसीज हमारी आ जाएंगी, तो मैं समझता हूँ ये हमें इसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ इसमें निकल के आएगी। बट अभी अगर आप हॉर्टिकल्चर में ही मैं देखूँ कि बागवानी सही बात है, उसमें हमारा फोकस, मैं इसमें मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप बागवान को देखेंगे, मान लीजिए उसने एप्पल प्रोड्यूस किया, अब उसका ए क्वालिटी एप्पल तो चलो मार्केट में बिक गया, जो भी उसका दाम है, हम लकी हैं कि हमारा एप्पल सबसे पहले आता है तो हमें दाम भी अच्छे मिल जाते हैं, फिर तो कश्मीर और हिमाचल के सेब भी आ जाते हैं। लेकिन जो उसके पास ग्रेड बी ग्रेड सी एप्पल है, उसके लिए हमने प्रोसेसिंग का अभी तक कोई काम नहीं किया, और हम उसके क्या बाई प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जिससे फार्मर्स को, जो ही कैपिटल फॉर्मेशन की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पर हम काम कर सकते हैं।
तो केवल बगीचे लगाने भर से काम नहीं होगा, हमें एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी अपना के ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन कैसे उस पे काम करें, इस पे क्या कुछ दिख रहा है? बिल्कुल डेफिनेटली, जो ही मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्राइमरी सेक्टर के साथ हमने जो भी अभी आपको पता है कि एक पूरा सशक्त उत्तराखंड के अंतर्गत एक फर्म यहाँ पर रखी गई है और बड़ी इंटरनेशनल लेवल की फर्म है, तो उनसे कई बार डिस्कशन होता है और कई चीज़ें उन्होंने बना करके दी हैं, बताई हैं। और स्वाभाविक जो आपने बात कही, पूरा सप्लाई चेन की जो बात कही है, वैल्यू चेन की जो बात कही है, जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स जो लगाने की बात कही है, वो तमाम मुद्दे उसके अंतर्गत हैं। और डेफिनेटली हमें पहले तो प्रोडक्शन चाहिए, नंबर एक। प्रोडक्शन के बिना तो काम बनेगा नहीं। प्रोडक्शन क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको हमें देखना पड़ेगा। फिर जब प्रोडक्शन हमारा हो रहा है, जैसा आपने बताया डिफरेंट ग्रेडिंग में कुछ आगे चला गया, कुछ की प्रोसेसिंग हो रही है, तो स्वाभाविक है, इसको हम कहते हैं एक प्रकार से सेकेंडरी प्राइमरी सेक्टर टाइप का हो गया ये। मतलब प्राइमरी सेक्टर के अंदर ही हमें सेकेंडरी सेक्टर को जोड़ना, छोटी छोटी यूनिट्स के माध्यम से, एमएसएमईज़ के माध्यम से, वैल्यू चेन के माध्यम से, सप्लाई चेन हमारा प्रॉपर हो, एंड टू एंड सॉल्यूशन किसान को मिले। ये बड़ा मुद्दा है। अभी आपने देखा होगा हाउस ऑफ हिमालय जो हमने अभी लॉन्च किया है, सरकार ने हाउस ऑफ हिमालय लेके आया है, वो ब्रांडिंग के रूप में लेके आए हैं। डिफरेंट ब्रांड आपकी चलती ही हैं, तो एक पूरा अम्ब्रेला ब्रांड निकल करके आया है। तो हमारा जैसे जैसे प्रोडक्शन होगा, साथ ही साथ इन सब चीज़ों पे भी प्रोसेस चल रहे हैं, डिफरेंट पॉलिसीज़ को लाने की बात इसमें हुई है। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है आने वाले 2-3 साल के अंदर पिक्चर आपको बहुत अच्छी नज़र आएगी। प्रोडक्शन है, जैसे हाउस ऑफ हिमालयाज का आपने जिक्र किया, ज़रूरी था, एक ब्रांड अम्ब्रेला ब्रांड है, लेकिन साहब प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, अब बड़ी अजीब सी स्थिति है कि फार्मर्स फार्मिंग छोड़ रहे हैं, लोग कट रहे हैं फार्मिंग से, और उसका रीज़न सबको पता है, पहाड़ों में क्यों लोग छोड़ रहे हैं। दूसरी चीज़, हमारी एग्रीकल्चर लैंड, अभी मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर का बयान सुन रहा था कि 2 लाख हेक्टेयर हमारी एग्रीकल्चर लैंड अलग अलग कामों के लिए ली जा चुकी है। तो हमारे पास लिमिटेड एग्रीकल्चर लैंड है, तो हम इस पे कैसे, अपनी फूड सिक्योरिटी भी है, लाइवलीहुड सिक्योरिटी भी है, इसको कैसे मेंटेन करें, इस पे कभी चर्चा होती है? नहीं, वही जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेन चीज़ क्या है कि आप हाई वैल्यू क्रॉप्स, हाई वैल्यू क्रॉप्स ही इसका मेन जो हम कहेंगे अल्टीमेट आउटकम जो है वो हाई वैल्यू। पहले हम कैश क्रॉप कहते थे, अब हाई वैल्यू हाँ, क्रॉप। मतलब अब है कैश क्रॉप ही, वो कैश क्रॉप है, लेकिन उसकी वैल्यू हाई हो जाएगी। अगर मिलेट आपका, देखिए मिलेट का मार्केट में आप जान ही रहे हैं कि इस वक्त पूरी डिमांड है, जितना भी आप शहरी क्षेत्रों में जाएंगे। है कहाँ मिलेट हमारे पास होता है? अब वो लाना है ना, इसीलिए मिलेट मिशन चल रहा है। मिलेट बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जितनी मिलेट की आवश्यकता है उतना मिलेट तो है ही नहीं, परंतु मिलेट मिशन इसीलिए चलाने की बात कही गई है। एप्पल की जो डिमांड है, एप्पल इसीलिए हाई डेंसिटी एप्पल की बात कही गई है, एप्पल मिशन इसीलिए लाया गया है। और जहाँ तक आपने बात कही कि लोग खेती बाड़ी छोड़ते हैं, तो उसमें कीवी जैसी फसलों को लाने की बात कही है, जिसको जानवर भी नुकसान नहीं कर रहा है, जानवर भी उसको नुकसान नहीं करता, तो वो भी आप उसको देखेंगे तो वो भी एक सस्टेनेबल मॉडल है। तो आगे आपको ये सब हाई डेंसिटी क्रॉप हैं, आपको हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं। तो हाई वैल्यू क्रॉप्स जैसे या कैश क्रॉप जो आप कह रहे हैं, तो उसके रेट्स आपको अच्छे मिलेंगे, किसान को एक अच्छा रेट उसका मिलने की संभावना बनेगी, जिससे उसकी इनकम ऑब्वियसली वो बढ़ करके आएगी। तो जो हमारा 42-43% जो लोग उसमें लगे हैं, अगर उसमें से हम 8-10% लोगों को भी इधर शिफ्ट करेंगे इस तरीके की क्रॉप्स में, और इस तरीके के वैल्यू चेन और सप्लाई चेन मॉडल में उनको अगर लेके जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि इनकम में अपने आप बढ़ोतरी होगी। बट वो सीधे कहेंगे साहब हम काम करने को तैयार हैं, आप जानवरों से, बंदरों से, सुअरों से, शॉल से, खरगोश से या मोर से हमारी फसलों को बचाने का उपाय बताओ। मुझे लगता है कि 90% फार्मर्स यही बात करते हैं, मैं घूमता रहता हूँ पहाड़ों में, उसको इस सॉल्यूशन को हम कैसे ढूंढते हैं? हाँ, नहीं बिल्कुल आपने सही, मैंने इसीलिए आपको आपके कहने से पहले ही जानवरों का मुद्दा उठाया था, और कीवी मिशन की जो मैंने बात करी थी। ऐसी जो आपके जो मसाले होते हैं, चाहे वो हल्दी हो, अदरक हो या अन्य चीज़ें हों, तो वो भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण होता है जानवरों से, क्योंकि जानवर उसको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है, स्पेशली बंदर तो बिल्कुल ही नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो इस तरीके की चीज़ें सोची गई हैं, इस तरीके की चीज़ें कि उनको कैसे इस तरीके की फसलों को लिया जाए जिसमें जानवर के माध्यम से भी नुकसान जो है वो कम पहुँचे या ना पहुँचे, ये भी देखा जा रहा है। दूसरा मुद्दा ये है कि अब जानवरों को तो बेसिकली जंगल में रहना चाहिए, तो वो भी एक इशू है कि जंगलों में ही अगर हम इस तरीके के पेड़ लगाएं या इस तरीके के फलदार वृक्ष वहाँ के जो जंगल के हिसाब से चलते हैं, जैसे पांगर होता है या वहाँ का अखरोट होता है, या उस तरीके की जंगलों में वो लगे, तो उसका भी इम्पैक्ट कई स्टडी ऐसा कहती हैं
कि उनके भी इम्पैक्ट जो है वो दिखाई देते हैं, जिससे कि जानवर जो है वो उस आबादी की ओर आना कम हो। तो ये सब चीज़ों पे भी चर्चाएं चल रही हैं, बातचीत चल रही है, तो मैं समझता हूँ इसके धीरे धीरे नतीजे दिखाई देंगे। अपन जी, मैं ना एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात करता हूँ, पहाड़ में उसे चूरा कहते हैं, और ख़ासकर ये जो नदियाँ बहती हैं उसके किनारे किनारे पे चूरा होता है, बट उतना प्रोडक्शन नहीं है अब लोगों ने। तो जैसे मान लीजिए वन विभाग प्लांटेशन करता है, एक आइडिया है कि साहब आप हज़ारों की तादाद पे चूरे के प्लांट लगाइए ना, और सर ये सच में एक चमत्कारी प्रोडक्ट है। अगर आप इसी की ब्रांडिंग करने लग जाए, मतलब इसी से लोगों को जोड़ें, लेकिन मैं देखता हूँ इतनी अद्भुत चीज़ है, और वो कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या ज़रूरत है। कई लोगों ने इस्तेमाल करने के बाद उन्हें बताया कि हम एड़ियाँ फट जाती हैं तो उसको लगाओ, 1 महीने में आपकी एड़ियाँ सही हो जाती हैं। इस तरह के प्रोडक्ट जिनकी भारी भरकम डिमांड है, इंडिया में ही नहीं इंडिया के बाहर भी, हम इतनी प्लांटेशन करते हैं, मैं देखता हूँ करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्यों नहीं देखते, या हम वॉल्यूम्स पे क्यों नहीं जाते हैं कि साहब हम क्लस्टर बेस्ड अप्रोच फार्मिंग पे करें, कोई भी आएगा खरीदार, उसको वॉल्यूम मिलेगा तो खरीदेगा भी। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या जो ये प्लानिंग होती है उसमें स्पेसिफिक इन चीज़ों को भी देखा जाता है कि साहब ये हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी ग्लोबल डिमांड हम जनरेट कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, और ये तो बड़ा अच्छा उदाहरण आपने चूरा का जो बताया है, और ये मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं मिसिंग है। मुझे आपका बिल्कुल अरे सर, सही मैं कहना अपनी है। माता जी का हाँ। उदाहरण दूं, वो पता नहीं कितनी क्रीमें लगाती थी। हम्म। उन्होंने 1 महीना चूरा लगाया, है ना, उनके पैर बिल्कुल ठीक हो गए। उन्होंने अपने साथियों को भी वो चूरा दिया, उनके पैर भी ठीक हो गए, क्योंकि दूसरी महिला जंगल जाती है उनके पैर फट जाते हैं। फिर उन्होंने देखा उनके पैरों में दर्द था, उस चूरे ने उनके दर्द भी ठीक कर दिया। मैं आपको वो उदाहरण दे रहा हूँ जो उन्होंने अब फीडबैक दिया है। तो जो इतनी अद्भुत चीज़ इस उत्तराखंड के पास है, तो साहब उसको आगे बढ़ाने में कौन रोक रहा है हमें? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा है ना, जितनी भी इंडिजिनियस प्रैक्टिसेस होती हैं लोकल लेवल पे, जो आइडियाज़ हैं, या लोकल लेवल पे इस तरीके की फसलें हैं, इनको आगे बढ़ाने के लिए ये बातें तो हो रही हैं, ऐसा नहीं कि ये बातें नहीं हैं, लेकिन कई चीज़ें मिसिंग हैं बिल्कुल, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पोटेंशियल जो स्पेशली चंपावत, पिथौरागढ़ और इस वैली में हम लोग देखते हैं, बिल्कुल। वहाँ बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है, और काफ़ी अपने आप ही योग पैदा भी होता है। बिल्कुल आपका कहना सही है। तो ये चीज़ें भी होनी चाहिए। हालांकि मुझे ध्यान नहीं कि हम लोग किसी योजना में हमने चूरा की बात करी है, मुझे तो बिल्कुल ध्यान नहीं है, अब लेकिन बट आपने अच्छा जैसे पॉइंट उठाया आपने ना है। मैकेंजी है, हाँ। अरे मैकेंजी को क्या पता चूरा क्या होता है करके? उसे तो उत्तराखंड ही बताएगा ना, उत्तराखंड के लोग ही बताएंगे। नहीं तो मैकेंजी जैसी संस्थाएं तो इंटरनेशनल लेवल पे प्लानिंग बनाती हैं, एग्रेसिव टारगेट्स रखती हैं। हाँ, वो आपको पुश कर सकती हैं कि साहब इस टारगेट को आप फुलफिल करने के लिए आउटकम बेस्ड अप्रोच में जाओ करके। लेकिन उत्तराखंड की असली पीड़ा तो उत्तराखंड ही जानता है ना पंजी। तो कॉमन मैन की जो फीडबैक है, जब तक वो हम उस प्लानिंग पे नहीं लेके आएंगे, तो वो बदलाव जो हम चाहते हैं वो तो मुझे नहीं लगता कि आ पाएंगे। नहीं, देखिए ऐसी कई चीज़ें हैं, बिल्कुल आपने सही कहा, कि जैसे चूरा जैसा एक एग्जांपल, ये क्योंकि मैंने भी प्रत्यक्ष रूप में देखा है, और मुझे कहीं योजना में दिखता भी नहीं है वो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कई चीज़ें ऐसी है, जहाँ तक मेरे को जानकारी है, जो हम लोग देखते हैं, कोई ऐसी स्कीम मुझे तो नज़र नहीं आई है शायद। लेकिन ये बिल्कुल वेल टेकन पॉइंट है आपका। ऐसी चीज़ें, जैसे और चीज़ें हम लोग देखते हैं, जैसे मधुमक्खी का जो पालन, मधुमक्खी पालन हो रहा है लोकल लेवल पे, जो लोग करते हैं, उस पर पूरा का पूरा एक बी मिशन की बात हो रही है। पूरा बी कैसे उसको किया जाए, किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा क्लस्टर बेसिस की जो आपने बात करी है, वो तो ऑलरेडी चल ही रहा है। क्लस्टर की बातें मैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर ने तो, सर आपको क्लस्टर पे तो जाना ही पड़ेगा, क्लस्टर पे कोई भी आएगा वॉल्यूम देखता है वो। क्लस्टर पे तो वो तो बात चल ही रही है, क्लस्टर की बात कहते भी हैं, क्योंकि पहाड़ों में तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बिना क्लस्टर के आप अगर बहुत करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट नहीं होने जा रहा है। तो वो तो है ही है। लेकिन बिल्कुल आपने ये अच्छा पॉइंट उठाया है कि ऐसी चीज़ों पे भी कहीं ना कहीं विशेष रूप से हम लोगों को नियोजन की ओर से भी इस बात को रखना पड़ेगा कि ऐसी कोई चीज़ें हैं तो उनको ज़रूर कंसिडर मैं दूसरे सेक्टर पे जाता हूँ, एक और बात इसी सेक्टर से जुड़ी हुई, क्योंकि मुझे लगता है किसान इस भारत की आत्मा है और उस पर ज़रूर बात होनी चाहिए। जैसे भारत सरकार ने एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आया, FPO, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। अब क्योंकि भारत सरकार का दबाव था, हमने कुछ किसान इकट्ठे किए, उनके नाम लेके हमने FPO बना दिए। बट उस FPO का आउटपुट क्या आ रहा है, वो FPO कर क्या रहा है, क्या उस FPO के सहारे हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक बड़ा रूप दे सकते हैं? ये तो स्टेट गवर्नमेंट को करना है, उसकी मशीनरी को करना है। इसको मैं लैग देखता हूँ जितना मैं ग्रामीण जगहों पे घूमता हूँ। आपको लगता है कि ये फोकस एरिया होने चाहिए? नहीं, ये तो ऐसा है ना, स्पेशली पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जो भी ये फेडरेशंस होती हैं, SHGs के बाद फेडरेशंस या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, FPOs बनती हैं, इनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। और ऐसा नहीं है कि ये नहीं हुई है। अगर आप देखेंगे
विशेष रूप से जो प्रोजेक्ट्स चले हैं यहाँ पे, अगर आपको ध्यान होगा आईफेड का एक प्रोजेक्ट पहले चलता था, आजीविका प्रोजेक्ट एक हुआ करता था, लाइब्रेरी प्रोजेक्ट था पूरा का पूरा, उसमें कई एफपीओज बनी हुई थी। वैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अपने लेवल पर बनाता है, तो उसका बेनिफिट उन सब जो प्रोजेक्ट्स चले थे उसमें साफ साफ दिखाई दिया था। तो एसएचजीज के ऊपर जो फेडरेशंस बनाई थी या एफपीओज बनाए थे, उससे उनका काम जो है मार्केटिंग का और बड़ा आसान हो गया था। क्योंकि देखिए एक फार्मर के पास बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं है, किसी के पास 10 किलो सरप्लस आ रहा है, किसी के पास 50 किलो सरप्लस आ रहा है, अपना खाने के बाद जो कुछ भी बच रहा है, तो वो जाए कैसे? तो उसका बेनिफिट आपका बिल्कुल सही कहना है कि एफपीओज जैसी जो हमारे पास आएंगी, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो लेके आएंगी, उनके माध्यम से वो 5-5, 10-10 किलो अगर जगह जगह से हमें मिलेगा तो एक वॉल्यूम हमें शायद मिल जाएगा। तो बिल्कुल, क्योंकि छोटे छोटे किसान हैं, बहुत ज़्यादा आप जानते हैं कि होल्डिंग्स बहुत छोटी हैं, तो किसान के पास इतना ज़्यादा सरप्लस में नहीं रहता है। लेकिन एफपीओज़ का बड़ा बेनिफिट यही होता है या यही हो सकता है कि जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप या अन्य किसान जो अपने एरिया में पैदा कर रहे हैं, तो एफपीओज़ के माध्यम से उसकी अच्छी ब्रांडिंग और अच्छा उसको मार्केट मिल सकता है। और ये चीज़ें चल रही हैं। मैंने जैसे आपको प्रोजेक्ट का एग्जांपल बताया कि जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे वर्तमान में रीप चल रहा हो, उससे पहले आईफेड का प्रोजेक्ट चल रहा हो, जलागम का प्रोजेक्ट चल रहा हो, तो उसमें तो ये व्यवस्था करी गई है सरकार की ओर से। जो विभाग है उन्होंने भी एफपीओज़ वगैरह बनाए हैं। लेकिन इन प्रोजेक्ट्स के बेनिफिट ये होते हैं क्योंकि एक लिमिटेड एरिया पे ये प्रोजेक्ट्स फोकस करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो पायलट एक प्रकार से कहेंगे, वो पायलट आपको दिखाई देता है कि सक्सेसफुल मॉडल आपका आगे चल रहा है, तो उसी के बेसिस पे उसको रेप्लिकेट लार्ज स्केल पे किया जा सकता है। बशर्ते कि वही चीज़ें जो 2-3 चीज़ें हैं कि हमें यही सब हाई वैल्यू क्रॉप्स हो गया या इस तरीके की मिलेट वगैरह का चीज़ें होंगी जिसको जानवर भी ज़्यादा ना नुकसान पहुँचाए, ऐसी चीज़ों को आइडेंटिफाई करके उसके प्रोडक्शन को हमें बढ़ाना होगा। ये हमें ध्यान देने की अब मैं आवश्यकता जानना होगी। चाहता हूँ कि आपने कहा कि हमने एक नया इंस्टीट्यूशन बनाया सेतु, और वो नीति आयोग की तर्ज पे ही, उसका नाम तो बड़ा अच्छा है, नाम भी बड़ा अच्छा सोचा है साहब, हैं? मैं देख रहा था, बड़ा सुंदर नाम है, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। तो कभी कभी कहते हैं ना, मतलब कि कोई इंस्टीट्यूशन सफ़ेद हाथी ना बने, तो ये इंस्टीट्यूशन कैसे राज्य के विकास में एक बहुत बड़ी कड़ी साबित होगा, थोड़ा आप मुझे इनलाइटन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप देखेंगे, देखिए ये तो जब इंस्टीट्यूशन बनाया गया था, जिस वक्त इसका विचार आया था, तो ये विचार कोई ऐसे तो आया नहीं होगा, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई फीडबैक नज़र आया होगा, कोई ना कोई लगा होगा कि इसमें ये हमें चैलेंजेज आ रहे हैं, तब इस विचार को लाया गया कि हमें एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन की बात करनी चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन एक बड़ा मुद्दा है, ट्रांसफॉर्मेशन कर देना पूरी व्यवस्था का या प्लानिंग सिस्टम का, ये अपने आप में बड़ी चीज़ है। तो इसको बनाने के पीछे बिल्कुल यही सब कुछ था। तो इसका डेफिनेटली ये कोई सफ़ेद हाथी वगैरह नहीं होने जा रहा है। इसमें अभी आप देखेंगे कुछ समय बाद कि ये इंस्टीट्यूशन से आपको बहुत अच्छा, जैसे नीति आयोग में आपने देखा कि डिफरेंट वर्टिकल्स पे लोग अपने अपने वहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, और वो डिपार्टमेंट्स को, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ को वो उस लाइन पे सहयोग भी देते हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स निकालते हैं, बताते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ तो है कि हमें पहले ये पता चले एज इज़ अभी वर्तमान में स्थिति क्या है, हमें ये जानकारी तो मिले। तो विभाग के लेवल पर वो हो सकता है विभाग अपना अपना कर रहे हों, परंतु एक ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको बताती है, एक जो 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 बायस्ड नहीं है किसी भी लेवल पे, तो उसके बेसिस पे आपको एक जानकारी मिलती है। टेक्निकल सपोर्ट वो दे, पॉलिसी गैप्स जो हैं वो पॉलिसी गैप्स आपको दिखाई देते हैं। तो कम से कम लोगों को ये तो पता चलता है कि ये गैप्स आ रहे हैं, इस गैप्स को सर हमारा चैलेंज तो इम्प्लीमेंटेशन है। डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करना तो इम्प्लीमेंट उस डिपार्टमेंट को ही है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो डिपार्टमेंट की मनोस्थिति नहीं है उसको इम्प्लीमेंट करने की, तो फिर सेतु क्या करेगा? नहीं, देखिए ऐसा ना, पहले तो आप गैप्स तो आइडेंटिफाई करिए, इम्प्लीमेंटेशन तो आप बिल्कुल, आपका कहना सही है, और इम्प्लीमेंटेशन की स्ट्रैटेजीज़ क्या होंगी, तो ये भी इसका काम है कि भाई आपके एक्शन प्लान कैसे बनेंगे, स्ट्रैटेजीज़ क्या होंगी। एक हमारा पूरा मॉनिटरिंग वर्टिकल पूरा इसमें एक आ रहा है, एमएनई वर्टिकल, तो एमएनई वर्टिकल का काम ही यही है। तो आप आउटकम भी देखेंगे डेफिनेटली, जो आपने सुझाव दिए हैं उसके आउटकम्स क्या निकले? हमारा एक पूरा वर्टिकली मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन का है, जो पूरा आउटपुट एंड आउटकम को मॉनिटर करेगा, स्कीम्स का इवैल्यूएशन करेगा, वो बताएगा कि क्या हो रहा है, कंकरेंट मॉनिटरिंग लगातार करता रहेगा कि क्या हो रहा है, सजेस्ट कहीं पर कोई कमी आ रही है तो उसको मिड टाइम जो भी करेक्शंस होने हैं उसके बारे में बात करेगा। तो ये सारे विचार के बाद ही इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है। तो डेफिनेटली ये एक बड़ा बेनिफिट आपने पिछले कुछ समय से देखा होगा, जो सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस में जो भी अभी भी सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी सेतु का ही भाग है, तो कई तरीके के इनिशिएटिव लिए गए।
तो वो इनिशिएटिव आपने देखे कि वो उसका बेनिफिट मिला है उसका, चाहे वो हम SDGs की रैंकिंग में बात करें, हमने लगातार फॉलोअप करना शुरू किया, लगातार बताया डिपार्टमेंट को यहाँ पे आपकी कमी आ रही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हमने इंडेक्स बनाए, यहाँ पे आप कम चल रहे हैं, यहाँ पे ये आपको करेक्शंस करने की ज़रूरत है, यहाँ पे ये और काम करने की ज़रूरत है। तो जब लगातार इंटरेक्शन डिपार्टमेंट के साथ होते रहा तो डिपार्टमेंट भी उसको सुनता है, समझता है, तो उस बेसिस पे वो उसके बेनिफिट मिलते हैं। तो ऐसे ही सेतु भी जो डिफरेंट वर्टिकल्स हमने निकाल रखे हैं, तो 6 वर्टिकल्स स्पेशली इसमें है, इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट की हम इसमें पूरी की पूरी बात कह रहे हैं। दूसरा हम मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, जैसे मैंने आपको बताया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खाली कह करके बात छोड़नी नहीं है। तो जब इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है तो उसका एक चेंज दिखना चाहिए। डेफिनेटली। तो MNE की हमने इसमें पूरी बात की है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने इसमें बात कहा, खाली इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करी है। हमने एविडेंस बेस्ड प्लानिंग की बात करी है कि ऐसे हवा में प्लानिंग नहीं बननी है, एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, कोई ना कोई आपके पास ये हम क्यों कर रहे हैं उसका एक आधार होना चाहिए। रैशनलाइजेशन ऑफ स्कीम की बात इसके अंतर्गत कही गई है, जो स्कीम से उनको कैसे रैशनलाइज किया जाए। तो ये तमाम मुद्दे इसके अंदर हैं और पिछले कुछ समय से लगातार इस पर काम भी शुरू हुआ है सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी के माध्यम से। इसमें कई तरीके के नए इनिशिएटिव लिए हैं, नई चीज़ें इसमें आई हैं, कई लॉज थे जो पुराने थे उनको रैशनलाइज किया है, उनको रिपील किया है। तो ये कई बड़े मुद्दे जो हैं इन सारी चीज़ों में पिछले कुछ समय से आए हैं और इसका फ़ायदा आपको कुछ समय बाद ज़रूर दिखाई देगा। पंत जी, हमें ये बताइए हमारा फोकस क्या है, मतलब हमारा भविष्य किस सेक्टर पे सबसे ज़्यादा आपको दिखता है? देखिए, हम माननीय मुख्यमंत्री जी भी जैसे कहते हैं इकोनॉमी एंड इकोलॉजी, उन्होंने उनका एक विज़न है। तो अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड का भविष्य भी इसी में है। हमें बैलेंसिंग करके, क्योंकि हम तो बड़े एक फ्रेजाइल जोन है, आप जानते ही हैं, तो हमें इकोनॉमी और इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी के बिना तो काम ही नहीं चलेगा, बिना उसके तो आप आगे कैसे अपने रोज़गार का सृजन कर पाएंगे, कैसे आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का डिसेंट वर्क में आगे उसको बढ़ा पाएंगे। तो वो तो इम्पोर्टेंट है ही है। साथ ही साथ हम लोगों को उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारे एनवायरनमेंट के इश्यूज़ हैं, जो हमारे डिज़ास्टर कम से कम हो उसके इश्यूज़ हैं, रिस्पॉन्सिवनेस या रेजिलेंस प्लानिंग जो होनी है वो उसके इश्यूज़ हैं, वो भी इसके साथ देखे जाने हैं। तो इन दोनों के समन्वय से मैं समझता हूँ, स्पेशली जो आपका कहना है, हमारा मुझे जो लगता है जो थर्स्ट एरियाज़ आते हैं कि एक तो प्राइमरी सेक्टर में स्पेशली हॉर्टिकल्चर, और ये वाला जो हमारा है एग्रीकल्चर भी स्पेशली पहाड़ों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना हॉर्टिकल्चर हमारे लिए। तो एक तो वो हमारा एनिमल हस्बेंड, बिल्कुल डेफिनेटली, वो तो बिना उसके आगे बनेगा ही नहीं, क्योंकि जब हम इसकी बातें करेंगे तो मिलेट मिशन वगैरह की हम बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की हम बात करें, तो एक तो वो एक हमारा मेजर फोकस आने वाले टाइम पर आपको दिखाई भी देगा जो डिफरेंट पॉलिसीज़ आ रही हैं उसके बेसिस पे। दूसरा स्वाभाविक है कि आपका टर्सरी सेक्टर में जो टूरिज़्म और इसकी हम बात कर रहे हैं, आयुष और वेलनेस की बात कर रहे हैं, ये एक हमारा फोकस एरिया है जिसमें हम अधिक से अधिक वेलनेस की बात को करें, और आयुष जो हमारा मेजर ग्रोथ ड्राइवर हम उसको भी मानते हैं। तो वो वेलनेस सेंटर्स हमारे जगह जगह हैं जिसमें टूरिज़्म एक्टिविटीज़ भी के साथ उनको भी जोड़ा जाए। और टूरिज़्म तो अब अलग अलग तरीके का है ही, चाहे वो एडवेंचर टूरिज़्म हो, चाहे वो लेज़र टूरिज़्म हो, चाहे वो रिलीजियस टूरिज़्म हो, चाहे वो इको टूरिज़्म हो। तो टूरिज़्म के तो अलग अलग वर्टिकल्स हैं अगर आप देखेंंगे तो वो मैंने जैसा भी आपको बताया कि इकोनॉमी में उसका होटल एंड रेस्टोरेंट का जो है पिछला हमें काफ़ी एम्प्लॉयमेंट इस वक्त जनरेट हुआ है, वैसे ही उसका साइज़ भी उसमें बढ़ा हुआ है, तो उसको वो हमारे पास एक अच्छा स्कोप नज़र आता है। ये रिलीजियस टूरिज़्म है, और जो आपने कैरिंग कैपेसिटी की बात की, आपको लगता है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम मिलेट्स की बात कर रहे हैं, अगर रिलीजियस टूरिज़्म को ही देख लें, आपके मान लीजिए 1 करोड़ भी आ रहा है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ, अगर हम वाकई उत्तराखंड को एम्पावर्ड करना चाहते हैं तो हमें यहाँ की मातृशक्ति को आर्थिक तौर पे सशक्त बनाना होगा। सपोज़ इतने सारे रिलीजियस टूरिज़्म के लिए आ रहे हैं, अगर हम 100 करोड़ लोगों को 100 रुपये का प्रसाद भी देते हैं, है ना, ये कितनी बड़ी अपने आप में इकॉनमी है, फ्रॉम सोइंग टू सेलिंग अगर हम देखें, जहाँ महिलाएं जड़ रही हैं। बट मेरी समझ में नहीं आ रहा कि रोकता कौन है, कि अगर आप रिलीजियस टूरिज़्म से पैसा आप कैसे कमाएंगे, बिकॉज बहुत लो इनकम टूरिज़्म है देखा जाए तो, हमारे ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं, तो हम उनसे कैसे और कुछ अपनी इकोनॉमी में ला सकते हैं, उस पर कैसे फोकस करें, कभी ये चर्चा का विषय आता है। इसका मतलब आप बद्रीनाथ और इस साइड मैंने देखा है, मैंने देखा है सर लेकिन वो उस लेवल पे नहीं हो रहा है, वॉल्यूम पे नहीं हो रहा। आप सही कह रहे हैं। मैं 4-5 मंदिरों पे कुछ लोग कर रहे हैं, इंडिविजुअल बेसिस पे भी कर रहे हैं, कुछ वहाँ के प्रशासन ने भी किया, मुझे इसकी बारे, एक बार तो केदारनाथ में 1-1.25 करोड़ का प्रसाद भी बेचा उन्होंने, बट सर वो वॉल्यूम नहीं है। बिल्कुल, आपने कहा हमारी भीड़ तो बढ़ रही है, बट आपका प्रोडक्शन वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है।
नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तभी मैंने कहा शायद आप बहुत समय से उधर का आपने दौरा नहीं किया होगा, लेकिन बट ये शुरुआत हुई है। आपने देखा होगा जो महिलाओं की भागीदारी, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बने हुए हैं, आपने देखा कि लखपति दीदी वाला जो हमारा एक पूरा प्रोग्राम है, लगभग उसमें हम लोग काफ़ी अच्छा 90,000 या समथिंग कुछ इस तरीके का हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये बड़ा अचीवमेंट है। वो सब वही महिलाएं हैं जो किसी न किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, और वो कहाँ जाएंगी? वो कोई गांव की इकोनॉमी गांव में तो चलेगी नहीं, कहीं ना कहीं वो आसपास के इलाके में ही जाएंगी। वो उसके पास का जो कोई कस्बा है वहाँ जाएंगी, पास का कोई मंदिर है वहाँ जाएंगी। तो ये आइडियाज़ आए हैं और लोगों ने, जैसा आपने बताया भी, कई पायलट सक्सेसफुल हुए हैं लोकल इकोनॉमी के अंदर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जहाँ तक वॉल्यूम की बात है, तो बात वही आ जाती है कि हमें पहले प्रोडक्शन, सबसे पहले तो है कि उसको प्रोड्यूस तो करें। जैसे मिलेट मिशन की हमने बात की, सपोज़ हम लोग रामदाने के लड्डू की ही बात कहते हैं, तो हमारा जो रामदाना बन रहा है उसका प्रोडक्शन भी उस लेवल पे होना बहुत ज़रूरी है, वो हमें करना ही पड़ेगा। या लोकल और कोई हमें इस तरीके की क्रॉप्स नज़र आती है तो उसके लिए भी हमें उसको देखना पड़ेगा। सपोज़ हम एप्पल मिशन की बात कहते हैं, अगर आप वैष्णो देवी वगैरह जाएँ तो वहाँ उसको आपको सेब ना और खुमानी उसके सूखे हुए वो भी प्रसाद के साथ मिलते हैं। तो वो अगर धीरे धीरे बढ़ेगा तो वो भी इसके रूप में आएगा। तो मतलब ये इकोनॉमी को पूरा का पूरा सपोर्ट करेगा, लेकिन एक दूसरे से कोरिलेट है। जैसे केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, गंगोत्री यमुनोत्री है, पूर्णागिरी टेम्पल है, और नीम करोरी महाराज के यहाँ तो बहुत भीड़ लग रही है। आपका हरिद्वार ऋषिकेश हो गया। मैं मेन इनकी बात कर रहा हूँ। अगर यहीं हम अपनी प्रसाद योजना को जो महिलाओं द्वारा संचालित हो उसको लागू कर दें, एक तरफ आप मिलेट्स बढ़ा रहे हैं ना, तो उसके प्रोडक्शन के साथ साथ आप उसके फिनिश प्रोडक्ट की तरफ भी बढ़ें, तो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी हम खड़ी नहीं कर सकते जिसमें डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि उसका स्कोप नहीं है, हमारे यहाँ बिल्कुल स्कोप है। आपने कहा जब करोड़ आदमी आ रहा है यहाँ, तो कुछ ना कुछ तो खरीदेगा, कुछ ना कुछ लेगा। तो लोकल जो प्रोड्यूस हैं, लोकल प्रोडक्ट्स जो हमारे हैं, प्रसाद के रूप में ही चाहे क्यों ना हो, लेकिन प्रोडक्शन होना पहले ज़रूरी है। तो सबसे पहले फोकस ही हमारा ये होगा कि हम इन मिशन के माध्यम से, ये जो डिफरेंट स्कीम्स के माध्यम से, हम पहले वो तो बढ़ाएं, लोगों को उसमें इन्वॉल्व तो करें। तो ये तो अपने आप ही हो जाना है। फिर उसके बाद तो ये स्वाभाविक रूप से, जैसा बताया हमने कि एप्पल आ गया, अखरोट आ गया, या हमारा खुमानी होने लगी, तो वो कहीं ना कहीं उस रूप में आगे बढ़ेंगी। तो प्रोडक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो हमें उसको देखना पड़ेगा कि हम प्रोडक्शन को किस तरीके से बढ़ा रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से फिर हमारे पास मार्केट की कमी नहीं है, मार्केट अवेलेबल है। तो जैसे जो पायलट ये सक्सेसफुली, जैसे आपने केदारनाथ का भी एग्जांपल बताया, बद्रीनाथ में ये हुआ है, तो ऐसे मार्केट की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो लोकल इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, महिलाओं की भागीदारी को उसमें सुनिश्चित करने के लिए, या लोकल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट को देने के लिए, लाइवलीहुड बढ़ाने के लिए, ये सारे भविष्य में आपको दिखाई देंगे। बशर्ते कि वही है कि हमें उसके प्रोडक्शन को और उस लाइन पर काम करने की आवश्यकता होगी। दो इम्पॉर्टेंट सेक्टर में आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, ये एसडीजी के पार्ट भी हैं, एक एजुकेशन है, एक हेल्थ है। मैं एजुकेशन का एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहूँगा। हम प्राइमरी एजुकेशन में 3,500 करोड़ रुपए इस साल खर्च करेंगे, सेकेंडरी एजुकेशन में तकरीबन 4,000 करोड़ खर्च करेंगे, और हायर एजुकेशन में भी तकरीबन हम 2 से 2,500 करोड़ खर्च करेंगे। अब मैंने बाकी राज्यों का एक औसत निकाला कि बाकी राज्य अपने एजुकेशन सेक्टर पे कितना खर्च करते हैं। सर वो 14.7% खर्च करते हैं। हमारा राज्य 16.7% खर्च करता है। ऑलमोस्ट 2% बाकी राज्यों के औसत से ज़्यादा खर्च करते हैं। बट जब मैं देखता हूँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, सरकारी स्कूलों के हाल, तो बड़ी पीड़ा पहुँचती है। तो आपको लगता है कि ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है साहब, हमको अपने माइंडसेट को बदलना होगा, इससे बड़ा निवेश कोई है ही नहीं। ये इंडस्ट्री वाले निवेश तो चलो ठीक है, हमने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, लेकिन एजुकेशन का निवेश तो आपके राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, आपके फ्यूचर को आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एजुकेशन का निवेश वास्तव में जो है, जो भी आप देखें, चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज़ को देखें या और अन्य उनको देखें, तो एजुकेशन में सबसे ज़्यादा निवेश किया जाता है और करना भी चाहिए। जहाँ तक सवाल हमारे राज्य का जो आपने डेटा दिया या अन्य राज्यों का भी डेटा दिया, देखिए क्वालिटी एजुकेशन केवल हमारे ही राज्य का नहीं, ये लगभग सभी जगह का एक बड़ा इशू है क्वालिटी एजुकेशन। क्योंकि लर्निंग आउटकम्स अगर आप देखेंगे तो केवल उत्तराखंड में ही लर्निंग आउटकम्स बहुत अच्छे, जिसे हम कहेंगे कि वो उस लेवल पर नहीं आए हैं जितने आने चाहिए थे। अन्य राज्यों में भी लर्निंग आउटकम्स, और जब आपके पास क्वालिफाइड टीचर्स हैं। हाँ, यस, बिल्कुल, यू आर राइट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो वो एक इशू बिल्कुल है, लेकिन लर्निंग आउटकम्स या क्वालिटी एजुकेशन अपने आप में एक बड़ा इशू निकल करके आया। नॉट ओनली उत्तराखंड, इवन अन्य राज्यों में भी ये स्थितियाँ हैं। लेकिन जो अभी आप देखेंगे, जो NEP अभी आया है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, वो बड़ी बेहतरीन पॉलिसी है। उसमें हमने क्वालिटी एजुकेशन डज नॉट मीन्स कि हम लोग केवल और केवल
हिस्ट्री, साइंस और उसमें बहुत अच्छे नंबर ला करके चीज़ों को कर रहे हैं। अभी हम लोग क्वालिटी जो हम लर्निंग आउटकम भी देख रहे हैं। लर्निंग आउटकम खैर अलग इशू है, लर्निंग आउटकम तो बढ़ने ही चाहिए। कक्षा 3 के बच्चे को, कक्षा 5 के बच्चे को कक्षा 3 का अगर नहीं आ रहा तो दिस इज़ रॉन्ग, वो तो गलत है ही है। तो वो तो बढ़ने ही चाहिए, वो स्वाभाविक रूप से उसमें आपको और सुधार करने की आवश्यकता होगी। अपने टीचर्स को और ज़्यादा ट्रेन करने की आवश्यकता होगी, टीचर को अधिक से अधिक समय अपनी एजुकेशन में लगाने की उसमें आवश्यकता होगी। लेकिन एनईपी का एक बहुत बड़ा जो 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 एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, उसको लागू करके जो काम हम करेंगे, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं, स्किलिंग की बात कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर सेक्टर में अगर उसने माना केवल और केवल हिस्ट्री पढ़ रहा है, वो हिस्ट्री के अलावा अगर वो कल्चर को भी समझ लेगा, अगर वो कल्चरल इश्यूज़ पे बात करेगा, थोड़ा टूरिज़्म को भी समझने लगेगा, तो हो सकता है वो उसकी लाइवलीहुड से जुड़ जाएगा। तो इस तरीके का जो एनईपी में प्रोविज़न किया गया है, अगर वो सपोज़ बॉटनी पढ़ रहा है, वो बॉटनी पढ़ रहा है लेकिन वो फ्लोरिकल्चर को भी समझने लगेगा, अगर वो फ्लोरिकल्चर की भी ट्रेनिंग ले लेगा तो कहीं ना कहीं वो हो सकता है इकोनॉमी में फ्लोरिकल्चर में भी वो अपनी लाइवलीहुड को सपोर्ट कर पाएगा। तो ये वाले जो मुद्दे हैं, जो एनईपी को हम इससे जोड़ेंगे तो ये बहुत बेनिफिट इसमें आगे मिलेगा। और साथ ही साथ मैं समझता हूँ उससे आपकी एजुकेशन सेक्टर में एक अच्छा जो आप कह रहे हैं कि क्वालिटी एजुकेशन, तो हो सकता है उसकी वजह से आपको एजुकेशन में क्वालिटी भी आपको नजर यहाँ पर आएगी। आपने स्किलिंग की बात की और मुझे लगता है ये मेजर थर्स्ट एरिया होना चाहिए। खासकर हमारे यहाँ सर अभी आजकल बहुत पॉलिटिकल डिस्कशन चल रहा है, जनसांख्यिकी परिवर्तन हो रहा है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल चेंज हो रही है। बट सर इसके दूसरे एस्पेक्ट पे आप देखेंगे, आपने अपना इकोनॉमिक स्पेस खोल दिया, आप अपने इकोनॉमिक स्पेस की ओर देख नहीं रहे और दूसरी कम्युनिटी ने आके उस इकोनॉमिक स्पेस को पकड़ लिया, उनको वहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली और वो काम कर रहे हैं। और भारत का संविधान कहता है कोई कहीं भी जाके काम कर सकता है, आप रोक तो सकते नहीं। हम अपनी आबादी को ये कैसे कन्विंस करेंगे, बिकॉज आपने अपने इकोनॉमिक स्पेस को छोड़ा, आपने स्किलिंग पे ध्यान नहीं दिया, लाइक प्लम्बरिंग है, इलेक्ट्रीशियन है, और भी कई तरह के जितने भी हमारे स्किल से जुड़े काम हैं, हम वाइट कॉलर जॉब की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन हम आज भी अपनी आबादी को कन्विंस नहीं कर पाने। सब जॉब लिमिटेड्स हैं, चाहे वो सरकार में हो चाहे प्राइवेट में हो, आपको स्किलिंग पे आना ही पड़ेगा अंतोगत्वा। तो सर वो डेमोग्राफिक प्रोफाइल का चैलेंज आप कैसे मीट आउट करेंगे? नहीं, इसीलिए जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो एनईपी की जो हमने बात की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में यही सब चीज़ें तो हैं कि आप स्किलिंग का पार्ट, वोकेशनल एजुकेशन का पार्ट, वो कहीं ना कहीं आपके उससे जोड़ना चाहिए। आप सिंपल डिग्री लेकर के आगे बढ़ें, ये कहीं नहीं कहा गया, स्कोप दे दिया उसमें। और साथ ही साथ जहाँ तक बात है स्किलिंग का, और स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे बच्चों को जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है वो समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी कमी रह जाती है। वो क्या होता है कि बच्चे ने पढ़ा और एक विज़न ये बना कि हमें सरकार में जाकर के नौकरी करनी है, और बिल्कुल आपने सही कहा कि नौकरी बड़ी लिमिटेड है। या हमें इंजीनियर बन जाना है, या हमें डॉक्टर एमबीबीएस की सीट लेकर के, या उसकी सीट लेकर के डॉक्टर बन जाना है, या हमें एडवोकेट बन जाना है। तो ये 4-6 चीज़ें एक दिमाग में बैठी रहती हैं कि ये होना है। लेकिन ये एनईपी में सबसे बड़ा मुद्दा ही है, सबसे अच्छी बात ही यही है। अगर ये लागू इसको सही तरीके से किया जाएगा तो डेफिनेटली ये जो आप बात कह रहे हैं, तो इसमें काफ़ी लोग इसकी लर्निंग होगी और छोटी छोटी स्किल्स लोगों के पास आएगी। और साथ ही साथ जो स्किल मिशन चल रहा है, स्किल मिशन के अंदर विशेष रूप से यही सब चीज़ें कही गई हैं कि डिमांड गैप कहाँ पे आ रहा है, स्किल गैप कहाँ पे है, डिमांड किस तरीके की है। तो बिल्कुल ये डिमांड जैसे अगर हमें मिल रही है, कंस्ट्रक्शन में ग्रोथ दिख रही है। हाँ बिल्कुल। बट मैं ये पूछना चाहता हूँ, कंस्ट्रक्शन में हमारे कितने लोग इन्वॉल्व हैं? अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत लिमिटेड लोग लगेंगे, नज़र आएंगे, बिकॉज लैक ऑफ स्किलिंग। तो वो भी एक प्रोफेशन का एक बड़ा पार्ट है, बट हमारे बहुत कम लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। तो जब हम अपने अर्थव्यवस्था के एक बड़े भाग को ऐसे ही छोड़ देंगे और स्किलिंग की तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो आपका जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल का चैलेंज है वो तो मीट आउट ही नहीं होगा, तो और बढ़ता जाएगा। नहीं, देखिए स्किलिंग तो सभी के लिए ज़रूरी है ना, उसमें डेमोग्राफिक प्रोफाइल वाला उतना बड़ा इशू नहीं आता है। स्किलिंग तो हर लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और स्किल को, बिल्कुल आपका कहना सही है, स्किल को हमें, और जो स्किल मिशन चल रहा है या जो स्किल में, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही है कि गैप्स कहाँ कहाँ पे हैं, और लोगों को हम कैसे मोटिवेट करें, कैसे बताएं कि भाई ये ऐसा नहीं कि आपको सरकार में ही नौकरी मिलेगी या आपको कोई बड़ा काम ही शायद मिल जाए। आपकी एजुकेशन, अगर आपने आईटीआई किया हुआ है या आपने पॉलिटेक्निक की है, तो आप हो सकता है इन सब कामों में आपको आगे आना चाहिए। तो केवल वाइट कॉलर जॉब ही अवेलेबल नहीं है। तो एक माइंडसेट जो है कि हमें वाइट कॉलर जॉब मिलेगा, हम सरकार, स्पेशली हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में ये बहुत ज़्यादा है कि हम लोग जब रोज़गार की बात करते हैं तो अक्सर आप सुनते भी होंगे, फौज, होटल एंड ड्राइविंग, अगर आप सुनते भी बड़े, होंगे, अगर आप देख लें, बीच में कहीं आप जाते भी होंगे तो आप लोग यही कहते होंगे साहब
कहाँ हमें तो कोई रोज़गार ही नहीं है। वो अगर कोई प्लम्बरिंग कर भी रहा है तो उसको रोज़गार मान ही नहीं रहा है। अगर वो बढ़ईगिरी कर रहा है तो उसको रोज़गार मान ही नहीं रहा। रोज़गार का मतलब उनके दिमाग में ये एक माइंडसेट है कि हम सरकारी उसमें नहीं हैं, तो वो रोज़गार को उस नज़रिए से देखते हैं। मेरी कई लोगों से बात हुई है, फील्ड में हम लोग भी जाते हैं, बात भी करते हैं। तो जब हम ये एम्प्लॉयमेंट का सर्वे करते हैं उस वक्त भी हम जाते हैं, तो पूछते हैं उनसे तो क्या करते हैं, तो वो कहते हैं कि साहब कुछ नहीं करते हैं। अरे हमने कहा कुछ तो करते होंगे। मैंने कहा साहब क्या करते हैं? ये मज़दूरी करते हैं। मैं कौन सी मज़दूरी करते हैं? साहब बढ़ईगिरी करते हैं। तो कितने दिन कर लेते हो? मैंने कहा साहब वही काम है, वही करते हैं, बस अपना कोई ऐसी नौकरी नहीं है। तो अब वो नौकरी को रोज़गार से दे, जबकि वो ही इज़ इन एम्प्लॉयमेंट, वो बढ़ई का रूप में काम कर रहा है, वो मशीन के रूप में काम कर रहा है, लेकिन वो उसको रोज़गार नहीं मान रहा है। तो वो माइंडसेट भी एक हमारा है कि हम उसको थोड़ा समझाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो हमारे लोग हैं, हमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हमें ये देखना पड़ेगा कि थोड़ा माइंडसेट भी बदलने की आवश्यकता होती है। तभी हम लोग अपना ये इन बिजनेसेस में, और क्योंकि इसकी डिमांड है, ये तो कहीं भी जाइए, आपने बिल्कुल सही कहा। प्लम्बर भैया मेरे घर का छोटा सा नल ख़राब हो गया है तो मुझे तो वो आते ही एंटर करने के 500 रुपये लेगा हाँ, आपसे। तो स्वाभाविक है। अगर आप देखें विदेशों में, विशेष रूप से यूरोप में एक आध बार हम लोगों को जाने का मौका मिला तो हमने देखा, तो वहाँ पे हमने देखा कि वो इंजीनियर से ज़्यादा पैसा कमा रहा है प्लम्बर, क्योंकि वो उस पर वो हुनर है और ज़्यादा डिमांड है उसकी। तो इसीलिए लोग वहाँ घर घर में अपना खुद ही प्लम्बिंग सीख लेते हैं या कारपेंट्री सीख लेते हैं, क्योंकि उसकी ज़्यादा इनकम है। तो ऐसे ही ऐसा नहीं है, अभी भी अगर आप यहाँ पे, और स्कोप बहुत है, स्कोप की कहीं कमी नहीं है। आपने देखा होगा आजकल जो गिग इकोनॉमी की हम बात करते हैं, तो जस्ट डायल को करिए, प्लम्बर मांगिए तो जस्ट डायल में आपको फट 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 नंबर मिल जाएगा, तो आपके पास, और तुरंत आपको 10 मिनट में आपके पास आ भी जाएंगे लोग। तो उसको हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पर्वतीय परिवेश में जो लोग रह रहे हैं, थोड़ा माइंडसेट करना पड़ेगा, माइंडसेट को अपना चेंज करना एक पड़ेगा। आपको लगता है इन सब चीज़ों पर भी काम करने की आवश्यकता मुझे लगता है कि वो करनी होगी। हमारे लोगों में उद्यमिता के भाव को जागृत करना बहुत ज़रूरी है। बाकी स्टेट के पास उद्यमिता की ताकत है, हमारा उत्तराखंडी मैंने देखा वो उद्यमिता में, रिस्क लेने में और आगे बढ़ने में वो 10 उलझनों में फंसे रहता है। जबकि बाकी स्टेट में अगर आप जाएंगे वो डू एंड डाई की सिचुएशन में चलते हैं और तभी सक्सेस भी होता है आदमी। तो ये उद्यमिता का भाव अपने लोगों पे कैसे लाया जाए? जैसे हम लोग जो प्रोग्राम बनाते हैं वो मोस्टली एंटरप्रेन्योरशिप स्किल बढ़ाइए, बहुत फ़ायदा होता है ये वो। लेकिन एक एक इंस्टीट्यूशन लेवल पे इसको कैसे प्रचार प्रसार इसका किया जाए, उसकी मुझे कमी दिखाई देती। इस पे आप लोग कुछ फोकस कर रहे हैं? हाँ, नहीं बिल्कुल, जैसे स्किल मिशन की मैं बात कर रहा हूँ या स्किलिंग की बात कर रहा हूँ, या स्टार्टअप, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से अब स्टार्टअप की काफ़ी बातें होती हैं। और अभी आप जो नए बच्चे हैं उनसे कुछ पूछो तो वो स्टार्टअप की बात तुरंत करते हैं। और यहाँ हमारे राज्य में भी लगभग 150 के करीब स्टार्टअप वगैरह कुछ शुरू हुए हैं। गवर्नमेंट ने भी कुछ स्टार्टअप को अपनी सुविधाएं दी हुई हैं। तो ये एक ट्रेंड तो दिख रहा है, उद्यमता का ट्रेंड धीरे धीरे दिखाई दे रहा है। लोगों के समझ में भी अब आ रहा है कि नौकरियां तो बड़ी लिमिटेड ही हैं, नौकरी हर जगह तो मिलना संभव नहीं है। और कई लोग ऐसे भी हैं जो मैंने देखा कि नौकरी छोड़ के भी उद्यमी बने हुए हैं। अभी आपने बीच में देखा होगा कि जिस वक्त कोविड पीरियड था तो जो लोग वापस आए हुए थे, तो रिवर्स जो माइग्रेशन जो था, तो उसमें कई लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ करके उद्यम शुरू किए। तो अभी भी ऐसे एग्जाम्पल हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में भी हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो छोड़ करके आए हैं। और अभी कल ही हम एक जगह विजिट करने गए थे, कोई तो अपना कहीं से उन्होंने इंजीनियरिंग करी थी, उसका बगीचा लगा रखा है उन्होंने, सेब का बगीचा लगाया। तो सबसे नौकरी वोकरी छोड़ करके अपना उस काम को कर, ऐसे कई एग्जाम्पल आपको बहुत मिलेंगे। एग्जाम्पल हाँ, है। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। तो धीरे धीरे, लेकिन एक लार्ज स्केल पर जो आप कह रहे हैं, वो एक इकोसिस्टम जनरेट करना पड़ेगा। एक इकोसिस्टम पूरा का पूरा ऐसा बनाना पड़ेगा कि उद्यमता ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, उद्यमी बनना बहुत ज़रूरी है। माइंडसेट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसको हमें किसी ना किसी अभियान के तहत, किसी ना किसी हमें स्कूल और कॉलेजेस से ही इन बातों को रखना पड़ेगा। नौकरी बड़ी लिमिटेड होती है, और फिर उद्यमी और नौकरियों में बड़ा अंतर है। वो तो पहले ही आपको पता है, काग ने कहा था, वो अपना, नहीं घाग क्या नाम था जो कवि थे ना, उत्तम खेती मध्यम वान, निशित चाकरी भीख निदान। तो वो पहले से ही उस बात को कहा गया है। तो उत्तम तो खेती है सबसे पहले, फिर अपना काम है, फिर उसके बाद निशित चाकरी, फिर नौकरी की बात तो फिर आती है तीसरे नंबर पर। तो इसलिए ये चीज़ें जो हम लोगों ने बचपन से ही पढ़ी थी, आज भी स्कूलों में पढ़ाते होंगे, तो बच्चे, अगर ये माइंडसेट हमारा हो, तो मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे इन पर्वतीय क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं, इश्यूज़ हैं, चैलेंजेज हैं, नो डाउट। हम भले ही यहाँ पे बैठ के इन बातों को कर रहे होंगे, लेकिन ये चैलेंजेज हैं। उन चैलेंजेस को दूर करने के लिए भी हमें एक इकोसिस्टम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो एंटरप्रेन्योरशिप का और इसका एक इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। कम से कम कॉलेजेस से, स्कूल से हमें अभी से अपने करिकुलम वगैरह में इन सब बातों को रखना पड़ेगा।
सर एक और बात, आजकल आपने देखा होगा पिछले कई सालों से उत्तराखंड का जनमानस एक मजबूत भू कानून की मांग कर रहा है, और अभी चीफ मिनिस्टर ने भी अनाउंस किया है कि साहब हम अगले बजट सेशन तक इस राज्य को एक मजबूत भू कानून देंगे। आपको क्यों लगता है कि हमें हिमाचल के तर्ज का भू कानून चाहिए या स्ट्रिक्ट लैंड लॉ होना चाहिए? आप भी इसके पक्ष पे हैं, या आपको लगता है कि साहब अगर हम बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन करेंगे तो फिर इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़रूरी है? आपका अपना आकलन क्या है? देखिए, मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा तो मेरे को जानकारी नहीं है, परंतु मैं ये समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अभी अनाउंस किया है कि वो इस कानून को ये आएगा अगले उसमें। तो जितना मैं मेरी अपनी समझ है, मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानता, परंतु मेरा मानना ये है कि किसी भी चीज़ में बहुत स्ट्रिक्टनेस तो कभी भी नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि इसके बेनिफिट हमारे राज्य को क्या मिल रहे हैं, हमारे जो उत्तराखंड वासी हैं उनको क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, उनको क्या कैसे इसका लाभ मिल रहा है। अगर वो एक अच्छे उद्यमी बनने के लिए उसका बेनिफिट नज़र आ रहा है, अगर उसको उस भू कानून के तहत उसको ये लगता है कि वो एक अच्छा उद्यमी बन सकता है, वो एक अच्छा इको टूरिज़्म डेस्टिनेशन जिसकी हम बात कहते हैं, वो अगर वो बना सकता है, एक कुछ इस तरीके की एक्टिविटी वो कर सकता है, वो एक अच्छे बगीचे लगा सकता है, तो मेरे ख्याल से उसमें कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी इस तरीके की होनी चाहिए। और अगर कोई उद्यमी बाहर का आकर के कुछ इस तरीके की एक्टिविटी करता है जिससे कि रोज़गार सृजन की ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, लोगों के हित लाभ कहीं से प्रभावित नहीं होते हैं, तो मेरे ख्याल से फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबल। मेरा मेरा जो अपना गैस है, मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ, परंतु जो मुझे ऐसा लगता है कि एज ए प्लानर और एज ए जो हम लोग पॉलिसीज़ और प्लानिंग की जो बात करते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, थोड़ा सा उसमें वो होना चाहिए। आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर जब केदारनाथ में आए थे, उन्होंने एक बात कही कि साहब जो 21वीं जो ये दशक है, ये उत्तराखंड का दशक होगा, यह पहला दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हम लोग उस एग्रेसिवनेस के साथ काम कर रहे हैं या? हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल आपने अच्छा प्रश्न किया, तो उसी का तो असर आपको दिखाई दे रहा है। आप देखिए ना, मैंने आपको बताया 2 साल में आप 1.3 टाइम्स इकोनॉमी को बढ़ा लिया आपने। आपने 30 से ऊपर आप पॉलिसीज़ लेके आए, आपने उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज बना दी। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म रोड मैप तैयार किए। तो ये सब और रोड मैप तैयार करने का मतलब उसको इम्प्लीमेंटेशन भी उसी हिसाब से करना है। स्कीमों के रैशनलाइजेशन करने की बात करी कि इतनी आपकी स्कीम है, लगभग 800-900 जो भी स्कीम है उनको रैशनलाइज करें, जो स्कीम मतलब की नहीं है उनको हटा दिया जाए। जो स्कीम में आप टोकन अमाउंट दे पा रहे हो लेकिन वो बहुत अच्छी है, उसको फिर से बढ़ाया जाए। स्कीम में कुछ इनोवेशन लेकर के हम बात करें तो उस बात को किया जाए। और जो पुराने आपके लॉस थे जो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम करते हैं चीज़ों को आगे बढ़ाने में, रिपील ऑफ लॉ, कम से कम 450 से ऊपर वो लॉस वगैरह जो पुराने थे, जो रिडंडेंट हो गए थे, वो सब हटाए गए। तो ये जो प्रक्रिया आप देख रहे हैं, ये प्रक्रिया डेफिनेटली दशक उत्तराखंड का होगा को कहीं ना कहीं सपोर्ट करती हैं। तो ये बिल्कुल मुझे लगता है। और जो मैं आपसे कह रहा था 2-4 साल बाद देखिएगा आप, जब हमारा ये प्राइमरी सेक्टर की डिफरेंट पॉलिसीज़ वगैरह आ जाएंगी और ये सब चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तो इसका इम्पैक्ट आगे ज़रूर नज़र आएगा, क्योंकि ये ट्रेंड दिखा रहा है कि ये चीज़ें हो सकती हैं। बशर्ते कि एक चीज़ से बड़ा इम्पोर्टेंट है कि मैंने फिर बताया कि हमें जनमानस को ज़रूर इस पर सोचना चाहिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमें देखने की आवश्यकता पड़ेगी। चैलेंजेज होंगे, अभी भी मैं वही बात कर रहा हूँ, हम यहाँ पर बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन चैलेंजेस हो सकता है, बहुत चैलेंजेस हैं, इतना आसान नहीं है। क्योंकि रोज़गार एक बड़ा मुद्दा जिसकी हम बात करते हैं, जो वो इसलिए नज़र आता है क्योंकि उसको सरकारी नौकरी रोज़गार नज़र आ रही है, या कोई सस्टेनेबिलिटी उनको नज़र नहीं आ रही कि हम आज जा रहे हैं आज कमा रहे हैं, कल जा रहे हैं कल कमा रहे हैं। तो वो भी हमें देखना पड़ेगा कि एक पूरा मोटिवेशनल जो एक इकोसिस्टम है वो एक बनाना पड़ेगा, स्पेशली एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह में। तो डेफिनेटली अगला दशक उत्तराखंड का होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। एक और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे लिए चैलेंज क्या है, अनप्लैन्ड अर्बन प्लानिंग। अब मैं वो एक एनालिसिस देख रहा था, मैं जैसे हमने एजुकेशन का एनालिसिस किया, वैसे ही हमने अर्बन बजट का एनालिसिस किया। तो बाकी राज्य औसतन अपने बजट का 3.5% के आसपास अपनी अर्बन प्लानिंग पे खर्च कर रहे हैं। उत्तराखंड आज भी 1.6% कर रहा है। इसका मतलब जब आप देख रहे हैं आपके यहाँ ट्रेंड बाकी राज्यों से भी ज़्यादा तेज चल रहा है अर्बनाइजेशन का, हम बहुत पीछे जा रहे हैं। आपको लगता है इस अनप्लैन्ड अर्बन चैलेंजेस हमारे लिए बहुत मुश्किल पैदा करेंगे आने वाले दिनों में? बिल्कुल आपने सही कहा। ये हम जो SDGs में, जो स्पेशली SDG 11 जो है वो सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ की बात करता है।
और आपका बिल्कुल सही कहना है कि अर्बन प्लानिंग बड़ी इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि हम लोग अभी अगर आप देखेंगे सशक्त उत्तराखंड में कुछ नए सिटीज़ डेवलप करने की बात कही गई है, बल्कि एक शहर तो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, भारत सरकार द्वारा अप्रूव भी हो गया, हमारा खुरपिया। खुरपिया है ना। तो वो अर्बन प्लानिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा आपने देखा होगा अभी अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने अर्बन प्लानिंग के कोर्स शुरू कर दिए। दून यूनिवर्सिटी को स्पेशली कहा गया कि आप अर्बन प्लानिंग पढ़ाएं। तो ये इनिशिएटिव सरकार द्वारा लिए गए हैं, तो जो एक अच्छा जिसे हम कहेंगे कि वो दिखाता है कि साहब हम अर्बन प्लानिंग पे बड़ी गंभीरता से सोच रहे हैं। तो क्योंकि कोर्स शुरू करने का मतलब, क्योंकि अर्बन प्लानिंग पे कहीं लोग पढ़ाई बड़ी कम है, स्पेशली जो है हम छोटे से, क्योंकि आपको प्लानर की ज़रूरत पड़ेगी, अर्बन प्लानर की बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां भी इसमें अवेलेबल होंगी जब लोकल बॉडीज़, हमारे पास जितनी भी लोकल बॉडीज़ हैं उनको अगर हम इन प्लान के बारे में समझाएंगे और बताएंगे, तो भविष्य में हमें आवश्यकता पड़ेगी कि हमें ऐसे प्लानर्स चाहिए और हमें इस तरीके का पूरा अर्बन प्लानिंग का पूरा एक वो डेवलप करना पड़ेगा। बिल्कुल अनप्लान्ड वे से है, परंतु धीरे धीरे उसको हमें करने की बिल्कुल आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो शहरी क्षेत्रों में ही आ रही है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो स्पेशली एक एसडीजीज ही ये केवल यहीं का मुद्दा नहीं है, ये पूरे अक्रॉस द कंट्री, मतलब आप कई देशों के मुद्दे हैं, ये कई राज्यों के मुद्दे हैं। क्योंकि माइग्रेशन जब होता है वो गांव से शहर की ओर आता है, छोटे शहर की ओर आता है, छोटे शहर से बड़े शहर की ओर आता है। ज़्यादातर जो माइग्रेट करते हैं, एस्पिरेशनल माइग्रेशन जिसे हम कहेंगे, तो वो लोग अच्छी जगह ही जाते हैं। तो उसके लिए हमें स्वाभाविक रूप से इसलिए सस्टेनेबल कम्युनिटीज़ एंड सिटीज़ कहा हमने, कि सिटीज़ और कम्युनिटी ऐसी हो शहरों की, वो जो सस्टेनेबल हो। नहीं, लेकिन जैसे ना कुछ 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 पर्टिकुलर जगह पे फोकस हो जा रहे हैं, तो आपको नए शहर भी बसाने हाँ, पड़ेंगे वही ना? मैं आपको बात बता रहा हूँ। क्योंकि एक ही शहर पे सारा बोझ डाल देना, आपके पास इतना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही नहीं। उसका आपका ट्रैफिक पे भी दबाव है, जो हम देहरादून में देख रहे हैं, खासकर आजकल हम देख रहे हैं, या जो हमारे हरिद्वार है या रुद्रपुर है, उधम सिंह नगर है, वहाँ हम देख रहे हैं। तो इस चैलेंज को आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज उत्तराखंड सरकार के सामने होगा कि आप अपनी अर्बन प्लानिंग को किस तरह से इम्प्लीमेंट कर पाएँ? जो एसओपी आप बना रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर पाएँ? जैसे सर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज हमने अथॉरिटी बनाई है, बस वो अथॉरिटी में मैं कहूँगा कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं है वहाँ पर कोई भी। जब तक आप अर्बनाइजेशन लेवल पे ट्रांसपेरेंसी नहीं लेके आएंगे, तो फिर आपकी अर्बन प्लानिंग तो गड़बड़ा जाएगी। तो आपको लगता है कि चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत ज़रूरी हैं जब हम अर्बनाइजेशन की बात करें, और उत्तराखंड आने वाले समय में इसमें मुश्किल में फंस सकता है, खासकर अर्बन प्लानिंग को लेकर? हाँ, नहीं देखिए, अर्बन मैंने आपको पहले ही बताया कि पॉपुलेशन शिफ्टिंग तो हो ही रही है, रूरल से अर्बन की ओर लोग माइग्रेट हो रहे हैं। अर्बन का तो इशू है ही है, यहीं का नहीं है, लगभग करीब करीब सभी राज्यों में ये है। लेकिन क्योंकि ये पर्वतीय राज्य है और यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो पर्वतीय क्षेत्रों से आ रहे हैं, 3-4 जिलों में आते हैं, तो इसमें प्रेशर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो सैटेलाइट सेंटर सिटीज़ का एक कंसेप्ट बहुत पहले लाया गया था कि हमें उसके आसपास की सिटीज़ को जो है वो डेवलप करना चाहिए। तो उसी लाइन पे जो नए शहर की आप बात कह रहे हैं, वो नए शहर बसाने की जो बात हो रही है, वो उसी लाइन पे बात हो रही है। तो बिल्कुल ये एक बड़ा मुद्दा है जो अर्बन प्लानिंग हमारे लिए बिल्कुल होनी चाहिए। और अभी तो जो मुझे लग रहा है, जिस पे हम लोग चर्चा भी करते हैं, कई इस तरीके की पॉलिसीज़ लाना जो अर्बन के फेवर में हो, जिससे हम अर्बन का अच्छे से डेवलपमेंट कर सकें। आपने देखा होगा एक सड़क बन रही है, सड़क खुदी तो कुछ दिनों बाद बगल में फिर पानी की लाइन बिछती है, फिर वो पानी लाइन के लिए उसको खोदना पड़ता है, फिर कुछ समय बाद जो है वो केबल के लिए बिछ रही है, फिर उसके लिए खोदना पड़ता है। तो ये सारे इशू चर्चा होते हैं, ये सारी बातें आती हैं। तो अभी एक डक्ट पॉलिसी लाने की भी बात हो रही है कि एक इस तरीके का किया जाए, जिससे अर्बन प्लानिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये। अगर हम अर्बन प्लानिंग, क्योंकि आप अक्सर देखते होंगे कभी आप सीवरेज के लिए खोदते हैं, कभी पानी के लिए खोदते हैं, हैं, तो अगर इस तरीके का आप डक वगैरह बनाएंगे और उस तरीके के करेंगे, तो वो फिर पता चल गया कि साहब वो अब आपको उसी डक के अंदर ही सब चीज़ें जानी है। तो ये इनिशिएटिव लेने की बात है। वो अर्बन प्लानिंग का एक बड़ा मुद्दा है ये, कि अगर हम उसको उस हिसाब से देखते हैं तो डक पॉलिसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे ही अन्य जो अर्बन में हम लोग देखते हैं, उसके लाइवलीहुड के जो इश्यूज़ हैं, स्लम एरिया जो आपकी आ रही है, तो उनको हम, आपने देखा होगा जो EWS जो वो हैं, या रेंट बेस्ड एकोमोडेशन का एक मुद्दा आया हुआ है कि रेंट बेस्ड एकोमोडेशन हमें करनी चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए हमें मकान बना लेने चाहिए। स्लम्स पड़ते जा रहे हैं, वही मैं कह रहा हूँ। तो हमें ऐसे लोगों के लिए मकान बना लेने चाहिए, भले ही वो रेंट बेस्ड एकोमोडेशन हो, मकान उन्हीं के हों और उन्हीं को वो रेंट बेस पे अपनी किस्तें वगैरह चुकाते रहें, समथिंग लाइक दैट। इस तरीके का एक कंसेप्ट आया है, वो अर्बन प्लानिंग के ही हिस्से हैं। तो इसलिए
ये तो सोचना ही पड़ेगा और सोचा भी जा रहा है, ये सोचा भी जा रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा 2-3 शहरों में प्रेशर तो है ही हमारे यहाँ, 2-3 देहरादून हो गया, हल्द्वानी हो गया, रुद्रपुर हो गया, हरिद्वार हो गया, इनमें प्रेशर तो है ही है। तो ये सैटेलाइट सेंटर वाला जो सैटेलाइट सिटीज़ वाला कंसेप्ट है और नई सिटी डेवलपमेंट करने का जो कंसेप्ट है, ये शायद इसमें थोड़ा हमें मदद करेगा। एक आखिरी सवाल मैं ज़रूर आपसे जानूंगा कि हमारी आउटले बेस्ड अप्रोच मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा है, उसको आउटकम बेस्ड अप्रोच कैसे बनाया जाए? बिकॉज मैं कई बार देखता हूँ कि मान लीजिए एक डिपार्टमेंट को कोई बजट दिया गया, अगर आप लोग तो लगातार उसकी रिपोर्ट भी जारी करते हैं, वो डिपार्टमेंट उतना बजट ही खर्च नहीं कर पाता, तो क्या वो कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रॉब्लम है या वो एटीट्यूड ही नहीं है उस एग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ने का? ये प्रॉब्लम क्यों आती है? हाँ, देखिए गवर्नमेंट में एग्रेसिव होकर तो काम बहुत कम लोग करते हैं ये तो आपने देखा होगा कि उस लेवल पे काम मतलब इतना एग्रेशन से काम करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि कई इश्यूज़ होते हैं, प्रोक्योरमेंट के इश्यूज़ होते हैं, कई नियम कानून होते हैं जिसके बेसिस पे काम करना पड़ता है। परंतु मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि आउटकम मिलना चाहिए। मुद्दा ये है कि जो हम धनराशि आपको दे रहे हैं, धनराशि खर्च कर देना बड़ा मुद्दा नहीं है, उसका आउटकम क्या है ये बड़ा मुद्दा है। कि हमें सपोज़ हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ही पैसा खर्च किया तो अब ठीक है, पैसा खर्च हो जाएगा, मिलेट मिशन भी चल जाएगा, एप्पल मिशन का भी पैसा खर्च कर देंगे, हम उस पर भी कम कर देंगे। तो अल्टीमेट आउटकम हमारा ये हुआ कि प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ी या नहीं बढ़ी, क्या उस किसान की आय में फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। तो दीज आर दी आउटकम्स। तो आउटकम बेस्ड अप्रोच ही जो अभी हम लोगों ने सेतु के अंदर CPPGG के अंतर्गत हमने पूरा एक आउटकम फ्रेमवर्क डेवलप किया है बाकायदा। तो उसमें हम केवल यही कह रहे हैं कि भाई ये जो पैसा आपको मिल रहा है इसको खर्च करना अलग बात है, वो खर्च कर ही दोगे आप, कुछ खर्च कर पाएंगे, कुछ किसी वजह से खर्च नहीं कर पाएंगे, लेकिन खर्च ऑलमोस्ट होता ही है केवल और केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर में, जिसमें आप का कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो एट दैट टाइम पे थोड़ा आगे पीछे चलता है, तो उसमें थोड़ा दिक्कत ज़रूर आती है। अदरवाइज जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप देखेंगे वो ऑलमोस्ट खर्च होते हैं। तो वो खर्च होकर के उसके आउटकम क्या मिले, वो हमारे लिए बड़ा मुद्दा है। अब आपने कहा एग्रेसिवनेस सरकार में नहीं दिखती, पर कई बार दिखती है सर। जैसे मान लीजिए किसी VVIP को आना होता है तो वो सड़क रातों रात ठीक हो जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, वाइस प्रेसिडेंट साहब का नीम करोली महाराज जी के यहाँ पर आगमन था, तो सड़क बीच में कई जगह से टूटी हुई थी, तो हल्द्वानी से वो गाड़ी से भवाली होते हुए वहाँ जा रहे थे, तो वो रातों रात सड़क बिल्कुल बढ़िया बन गई, पूरा सब कुछ। मैं मानता हूँ कि हमारे जो मेहमान आए उनको कमर में चस्का ना लगे, उनको परेशानी ना हो, मतलब उनका बहुत अच्छा ट्रैवल बीते। लेकिन जो जनता वोट देती है, जो सरकार बनाती है, जो नेता बनाती है, उनकी कमर तो रोज़ दुख रही है, वो तो रोज़ धक्का खा रहे हैं, रोज़ वोमिट कर रहे हैं। तो उनके लिए वो एग्रेसिवनेस क्यों नहीं दिखाई देती जो VVIP के लिए? या फिर चीफ मिनिस्टर साहब का कहीं दौरा हो जाए, वो सब कुछ ठीक कर देता, वही प्रशासन जो उस रोड को पिछले 3 महीने से लटकाए हुए है, वो चीफ मिनिस्टर साहब के दौरे से एक दिन पहले सब ठीक कर देता, सारी परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल हो जाती है। तो जब CM के लिए जो एग्रेसिवनेस दिखा सकते हैं, वो आम आदमी के लिए एग्रेसिवनेस क्यों नहीं दिखती? बस एक कॉमन मैन का ये सवाल रहता है। ये तो आप ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है, एक चीज़ होती है अभियान कि इमीडिएट करना होता है, जिसे आपको ये होता है कि दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इमीडिएट, और वो बड़ा कम होता है। वो ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा उसकी क्वांटिटी हो रही है या बहुत बड़ा वॉल्यूम में वो काम हो रहा है। एक चीज़ होती है कि आपको इतना बड़ा काम ये करना है, माना सड़कों की बात कहते हैं, आपको साल भर का टारगेट 100 किलोमीटर सड़क का दिया उदाहरण के लिए। अब आपने जैसा एक एग्जांपल बताया, उसमें से 100 मीटर 200 मीटर सड़क ठीक होनी है, तो वो तो एक अभियान के तहत हो जाएगा। लेकिन आप सोचें कि 100 किलोमीटर के लिए अभियान चला दें, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, अभियान चलाएंगे तो अभियान के तहत हो भी सकता है। लेकिन स्वाभाविक, जैसा मैंने बताया कि कई जो ऐसे उसमें किसी की मंशा में ऐसा नहीं कि कोई नहीं, लोग करना नहीं चाहते हैं, वो नहीं प्रोसेस करना होता है। हाँ, वो प्रोसेस ऐसा हो सकता है, मतलब करने को कर सकता है। तो मैं वही बता रहा हूँ कि एक वो अभियान के तहत इसको करना है, भाई इसे कल ही तक ठीक करना है, आज ही तक। वो टारगेट उस वक्त दिए जाते हैं, बड़े लिमिटेड होते हैं ये, कुछ आपको भी पता है, कुछ सिक्योरिटी की इश्यूज़ हैं, कई और चीज़ें होती हैं, ये बड़े लिमिटेड ऐसे टारगेट होते हैं। अदरवाइज़ उस बाकी चीज़ों को देखें तो ऐसा नहीं कि उसके पर्ट और CPM वगैरह नहीं बने हैं, उसकी बाकायदा क्रिटिकल पाथ मेथड जो होती है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, अगर आप कभी किसी को पूछेंगे, किसी इंजीनियर साहब को बुलाइएगा तो वो बताएंगे आपको, तो उसके पर्ट बाकायदा होते हैं, उनका एक टाइमलाइंस बनता है, एक रोड मैप बनता है। उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन उस पूरे टाइमलाइंस में फिर टाइम से पैसा मिला या नहीं मिला, प्रोक्योरमेंट टाइम से हुआ या नहीं हुआ, RFP इश्यू हुई नहीं हुई, DPR टाइम से बनी, ये सब उस पूरे पार्ट के अंदर और उस पूरे चार्ट के अंतर्गत दिया जाता है।
तो उसमें मतलब कहा यही जाता है कि इस तरीके से इस काम को करना है, और वो काम होता भी है, और वो काम हो सकता है बिल्कुल कई वजह से। जैसे मैंने आपको बताया कि सरकारी प्रक्रिया में धनराशि नहीं आ पाया, किसी वजह से थोड़ा डिले हो गया, या डीपीआर बनने में उसके अप्रूवल में किसी वजह से डिले हो गया, कुछ ऑब्जेक्शन लगे, ऑब्जेक्शन को रिमूव करने में कुछ डिले हो गया, तो थोड़ा बहुत अगर वो 12 महीने बनना था, हो सकता है 15 महीने उसमें लग जाएँ। तो ऐसी चीज़ें तो होती हैं, लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एग्रेसिवनेस तो से अगर कोई काम करे और वो चीज़ें हों तो वो तो अल्टीमेट है, तो उसमें तो कुछ कहना ही नहीं। परंतु मैं समझता हूँ कि फिर भी काफ़ी हद तक चीज़ें सरकारी डिपार्टमेंट अपने लेवल पे उन सब चीज़ काम को करने का प्रयास करते हैं, जो जो भी उनको रोड मैप दिया गया है। जैसे मैंने आपको बताया, हमने अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक एक रोड मैप पूरा तैयार किया है, तो हम उसको मॉनिटर करते हैं। भाई इस अल्पकालिक में आपने 2 साल का है, अभी 2 साल में बताइए कि इस साल आप क्या कर रहे हैं। उसने कहा साहब इस साल हम ये वाला काम कर देंगे। अब इस साल में अब बताइए आप, अगर आपको ध्यान होगा पिछली बार हमने एक पूरा वर्किंग एनुअल कैलेंडर बनाया था, इस पर्टिकुलर काम को करेंगे तो किस वक्त क्या एक्टिविटी करेंगे। तो ये चीज़ें डिपार्टमेंट लेवल पर इसको मॉनिटर करने की आवश्यकता होती है, हम तो हर लेवल पर नहीं कर सकते। अच्छा, एक कॉमन मैन का एक और सवाल है, कहता है आप लोग इतनी मीटिंग करते हैं। वो एक पंचायत सीरीज़ आई है, उन्होंने बड़ा अच्छा उसमें बोला है डायलॉग, करिए मीटिंग मीटिंग, खेलिए मीटिंग मीटिंग, ऑल हुआ मीटिंग। तो इतनी मीटिंगों का नतीजा क्या निकलता, मतलब इतनी मीटिंगें क्यों होती? अगर किसी को फ़ोन करो उसका मैसेज आता है पलट के, आई एम इन ए मीटिंग। इतनी मीटिंगों का रिजल्ट क्या निकलता है? नहीं, देखिए मीटिंग का, देखिए मीटिंग क्यों होती है, और दूसरी बात यह है कि एक अधिकारी है तो एक तो दिक्कत ये भी है, पता चला 2-2 3-3 4 हैं लोगों के पास। तो मीटिंग जो है मीटिंग तो इम्पोर्टेंट है ही, उसमें डिस्कशन तो हो ही रहे हैं, बातचीत हो रही है, रिव्यू की मीटिंग होती है, पहले प्लानिंग की मीटिंग हो रही है, उसके बाद उसमें क्या हुआ उसकी बात हो रही है, इम्प्लीमेंटेशन ठीक हो रहा नहीं हो रहा उसकी मीटिंग होती है, मॉनिटरिंग की देखी जाती है, उसमें क्या हुआ उसकी मीटिंग होती है। तो मीटिंग डज नॉट मीन्स कि किसी एक ही चीज़ के लिए कोई मीटिंग हो रही है, ऐसा नहीं है कि किसी एक काम के लिए ही रोज़ मीटिंग हो रही है। तो डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट लाइन पर मीटिंग्स होती हैं, और वो होनी भी चाहिए। अगर आप मीटिंग नहीं करेंगे तो आप रिव्यू कैसे करेंगे? तो मीटिंग तो इम्पोर्टेंट है ही है, जैसे मान लीजिए अभी गड्ढा मुक्त अभियान चल रहा है, हाँ, तो मान लीजिए अब तो हमारे यहाँ भगवान की कृपा से पूरे राज्य में इंटरनेट चलता ही है। अब सचिव साहब खुद ही ग्राउंड ज़ीरो में उतर जाएं और पूरे नीचे तक अक्रॉस द लाइन नीचे तक एक मैसेज चले जाए कि साहब सचिव साहब ग्राउंड पे और कहीं भी पहुँच सकते हैं। तो वो जो एग्रेसिव अप्रोच है गड्ढा मुक्त अभियान की, आपको नहीं लगता बहुत तेज़ी से आएगी? जैसे दिल्ली में, मैं किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा, वो सारे मिनिस्टर सड़कों पर उतर गए आम आदमी पार्टी के, तो वो पूरा माहौल तैयार कर दिया उन्होंने कि साहब हमें अगले 1 महीने में सारी सड़कें सही करनी है। सो वो एग्रेशन जब तक नहीं आएगा, फिर हम देखते हैं कि जी साहब अक्टूबर तक नहीं हुई, साहब नवंबर लगेगा, साहब दिसंबर लगेगा। आपको लगता है कि अगर आप ग्राउंड रियलिटीज़ को, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप ग्राउंड रियलिटीज़ में अगर खुद उतर जाएं तो उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है? उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। वो तो आप सही कह रहे हैं कि उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर बहुत ही हाईएस्ट लेवल से और हाई लेवल से उस तरीके का मॉनिटरिंग हो, इतना समय लोग दे पाएँ, अपने व्यस्ततम समय से कुछ समय इस तरीके का भी नहीं, निकाल मीटिंग तो सकें। ऑनलाइन भी हो जाती है ना, तो इसलिए मुझे मीटिंग की चिंता रहती है ना कि मीटिंग होनी है, तो मीटिंग तो नहीं, आपने आजकल अपना लैपटॉप आजकल खोला, तो जुड़े नहीं, कहीं भी नहीं, मोबाइल से जुड़ आजकल गए। तो ज़्यादातर आप देख रहे होंगे ऑनलाइन बहुत हो रहा है। वही मैं कह अभी तो ऑनलाइन का बहुत चीज़ें आ गई। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में देखते हैं तो अब मेरे को नहीं ध्यान है कि हम लोग बहुत ज़्यादा वहाँ जाते हैं, तो यही ऑनलाइन हो जाती है। लोकल लेवल पे भी अब काफ़ी ऑनलाइन होने लगी है। पहले जिलों से लोग आते थे, तो अब काफ़ी समय बच गया है, तो उस समय को का यूज मैक्सिमम लोग करते हैं। लेकिन बट आप सही कह रहे हैं कि अगर उस लेवल पे, आपका कहना यही है कि मतलब लोग मॉनिटरिंग करें और साथ में मीटिंग करें। आप हाँ, मतलब फील्ड में एग्जैक्टली। जाएं और फील्ड से ही मीटिंग के मॉनिटरिंग भी साथ करें और साथ अगर मीटिंग भी कर लें। मॉनिटरिंग हो जाए, और मॉनिटरिंग में जो सबसे टॉप लेवल बॉस है वो ग्राउंड में अगर 2-4 जगह भी दिख जाए, हाँ, तो वो पूरे इंस्टीट्यूशन में खलबली मच जाती है कि साहब आने वाला है, तो उससे पहले सब चीज़ें ठीक करनी है। मेरा पंजी, ये बहुत लंबा डिस्कशन, आई जी नो कि जी आपने इतना लंबा अनुभव प्लानिंग और इन सब में बिताया है, और हम 3-4 घंटे भी इसको डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हमने कुछ प्रमुख विषयों पे बात की। लेकिन जिस तरह से एसडीजी इंडेक्स में हमारा अच्छा रोल रहा है, या जो अभी पीरियोडिक लेबर सर्वे का रिपोर्ट आया है, तो जाहिर है ये कुछ अच्छे संकेत हैं।
लेकिन हमें अपने फ्यूचर चैलेंजेस के लिए अपने आप को तैयार करना होगा, जो बहुत बड़े हैं आने वाले समय के लिए। आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये सारी जानकारी देने के लिए। अगले पॉडकास्ट में एक नई शख्सियत के साथ कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस खास चर्चा को देखने के लिए।